अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी ये जो आज की वीडियो भी होगी जो हम रिकॉर्ड करेंगे, ये ऑन कैंपस यानी आप लोगों के लिए और जो मेरी ऑनलाइन क्लास है उन दोनों के लिए है। उनकी रात को जो क्लास हुई थी उसमें वीडियो साइज जो है वो काफ़ी बड़ा बन गया था। वो कलर स्कीम मैंने सिक्योर CRT की कुछ ऐसी रखी हुई थी जिसकी वजह से वो साइज GBs में चला गया, और बहरहाल पता नहीं उसकी यही वजह थी या कोई और थी, तो मैंने अभी उसको एडजस्ट कर लिया। तो आप लोगों की ही जो अभी क्लास की वीडियो होगी ये मेरी ऑनलाइन क्लास के लिए भी है। तो आप में से भी वैसे कोई बंदा अगर यहाँ की बजाय ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा। वो रात 10 से 12 बजे की उसकी टाइमिंग है, फ्राइडे की, ठीक है, जो रात गुजर गई है। यहाँ पे इधर अगर नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन क्लास को ही ज्वाइन कर लें। यही सब कुछ वहाँ पे एग्जैक्टली सब कुछ यही है, कोई फर्क नहीं है। मैंने अपने नेक्स्ट बैचेस जो है उनके लिए अब कर भी यही दिया है कि मेरी यही एक टाइम पे क्लास होगी। अभी मुझे डबल एफर्ट करनी पड़ती है, रात को भी वही फिर सुबह वो एक ही टाइम पे क्लास होगी सैटरडे की दोपहर को, और वही ऑनलाइन है। जिसने ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ ले, जिसने यहाँ आके बैठना है वो यहाँ आके बैठ जाए, वीडियो फिर अवेलेबल हुआ करेगी उसकी। तो बहरहाल जनाब, लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने DMVPN की बेसिक्स को पढ़ा था, अपनी लैब के सवाल को बिल्कुल साइड पे रख दिया था, और आज भी वो साइड पे ही रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि अगर हमने DMVPN को अब छेड़ दिया तो फिर पूरा उसको मैंने कहा डिटेल के साथ एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। उसकी रीजन मैंने शायद पहले भी बताई हो, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। रीजन उसकी ये है, आपकी तीनों लैब्स वैसे तो 5 हैं, 3 इस तरह से कह रहा हूँ कि एक लैब की दो वेरिएशन हैं, वो का 5 भी कह सकते हैं उनको, लेकिन वैसे 3 ही है। तीनों लैब्स में DMVPN है, लेकिन उसमें सीधा सीधा सवाल है, कॉन्फ़िगरेशन ही करनी सवाल है, उसका आपने जवाब दे देना है। आपकी ट्रबल शूटिंग के भी सिनेरियोज हैं, ट्रबल शूटिंग में भी DMVPN है, ये DMVPN आपकी कहीं जान नहीं छोड़नी, तो इसलिए हमें उससे समझौता करना ही पड़ेगा, वो सीखना ही पड़ेगा। अगर हम सीख लेंगे तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। जिस तरह अगर हमें आज कहीं OS पे चलाना पड़े, हमारे अंदर डर नहीं होता, हम चला देते हैं, ठीक है जी। उसी तरह वही हाल अब DMVPN के लिए भी होना चाहिए। DMVPN का नाम सुन के हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें होना चाहिए तो मेरा कंफर्ट जोन है, मैं आसानी से ये कर लूंगा। तो इसीलिए मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि एक दफा हम इसको इस तरह से पढ़ लें कि जो हमारे लैब के सवाल है, बस सवाल पढ़े तो हमें जवाब पहले ही आता हो, अच्छा ये है, इसके लिए मुझे ये कुछ करना है, ठीक है। तो जनाब, मैंने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो इसी क्लास में बैठ के मैंने GNS3 में आप लोगों के सामने लैब बनाई थी इसकी। चाहे तो हम उसी लैब को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, लेकिन मैं एक छोटा सा काम करता हूं लेक्चर की कंटिन्यूटी आगे बढ़ाने के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए। देखिए, आप लोग इस वक्त लैब प्रैक्टिस के लिए IOU का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अब GNS3 एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ IOU पे ही रहूं तो उसका आसान हल ये है कि आप IOU में भी DMVPN की ये लैब कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम उसी दिन IOU पे ये लैब बना के अपलोड कर दी थी, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को मैसेज नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि क्लास में मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ आपके सामने ही, मैं वो इंपोर्ट करता हूँ। ये जी आप लोगों का फोल्डर है, मेरी ऑनलाइन क्लास वालों का भी ऐसा ही फोल्डर है सेम, तो ये आप लोगों का फोल्डर है जी। इसमें आप अभी तो कॉन्फ़िगरेशन वाला फोल्डर एक्सेस करते होंगे, नीचे वर्चुअल मशीन्स वाला है। वर्चुअल मशीन्स वाले में ये DMVPN IOU के नाम से मैंने एक फाइल ऐड कर दी थी लास्ट वीक, इसको मैं डाउनलोड करता हूं अभी आपके सामने। ये भी डाउनलोड हो जाएगी, छोटी सी फाइल है, चंद सेकंड्स के अंदर ही ये अभी डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड हो गई है, ठीक है। और इसको आप जो है वो सेव कर लें, ये इस वक्त मेरे पास डाउनलोड में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। और इसे यहां से ओपन करता हूं, लेट्स से इसको उठा के डेस्कटॉप पे रख लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग। चले यहां से डॉक्यूमेंट्स में रख लिया, डन। ये जी अब मैं आया IOU में। ये मेन आपके सामने भी इस तरह का एक पेज खुलता होगा जहां पे कोई फाइल्स आपकी पड़ी होती होंगी, और यहां पे जाके मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूं और इसका नाम रख लेते हैं हम DMVPN, और इस फोल्डर को मैं ऐड करा लेता हूं, ऐड हो जाएगा।
ओके जी, तो ये डीएम वीपीएन का फोल्डर ऐड हो गया। उसके बाद आप मैनेज में जाएं, मैनेज में जाके कहीं जी इंपोर्ट करना आपको लैब्स को, ब्राउज किया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने अभी वो फाइल आपके सामने रखी थी और ये रही वो, ये ठीक है जी, इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब इंपोर्ट करते हुए देखें इसमें दो चीजें हैं, एक तो वो टोपोलॉजी है, ये चेक बॉक्स से इस टोपोलॉजी को सिलेक्ट कर लिया, एक इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पैक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पैक में मैंने क्या चीज ऐड की हुई है, वो इंटरफेसेस के आईपी दे दी है, ठीक है जी, लिंक आप कर दिए, वहां तक मैंने इसमें रखा हुआ है। इसको आप रखना कहां पे है, ये जो मैंने अभी डीएम वीपीएन के नाम का फोल्डर बनाया ना मेन उस पे जाके, तो ये आपको ये नजर आ रहा है डीएम वीपीएन, तो हर चीज के साथ ये सिलेक्ट कर लें डीएम वीपीएन, तो इस फोल्डर में सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा। अभी इसको कर ले इंपोर्ट, ये सारा डेटा इंपोर्ट हो गया, दैट्स इट। जिस तरह आपकी वो A4 लैब की आपके पास वो सारी फाइल्स हैं, सारी फाइल ये डीएम वीपीएन के फोल्डर में आ जाएंगी। ये ऊपर टोपोलॉजी है, नीचे कॉन्फ़िगरेशन पैक है। एक काम रिकमेंडेड है, ये टोपोलॉजी जहां से एडिट करते हैं, एडिटिंग में जाएं, एडिटिंग में जाने के बाद ये नीचे ये कॉन्फ़िगरेशन पैक में अप्लाई कर देता हूं और ये मैंने भी डीएम वीपीएन के नाम से रखा हुआ, ये आ जाएगा, ये आ गया और इसको मैं करने लगा हूं सेव, ठीक है जी। इस टोपोलॉजी में अब ये प्री कॉन्फ़िगरेशन लोड हो गई है, इसको ओपन करते हैं और ये मैंने आईओयू में ही बनाई है। आप आईओयू में अपनी मर्जी की कोई टोपोलॉजी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बस छोटा सा इशू ये है, इसके लिए आपको यूं समझ लें एक कोड टाइप की चीज जिसको नेट मैप फाइल कहते हैं वो लिखनी पड़ती है। इस तरह नहीं है जिस तरह GNS3 में ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राउटर उठाया और रख लिया, तो थोड़ा सा काम जरा अजीब सा ही है, बना आप सकते हैं। ये किसी कंपनी ने बेसिकली लॉन्च नहीं किया हुआ आईओयू, ये एक इंडिविजुअल है जिसने मेरा हाल ये बनाया हुआ है और इसी ने अब यूनिट लैब के नाम से, ठीक है जी, UNLB जिसको कहते हैं, यूनिट लैब के नाम से भी आईओयू की तरह का एक टूल है। तो यूनिट लैब में ये होता है, उसमें सिर्फ ये एक बुनियादी फर्क है, उसमें ग्राफिकली चीजें, ग्राफिकल इंटरफेस उसका बड़ा अच्छा है, वहां पे आप GNS3 की तरह डिवाइसेस ड्रैग करके और टोपोलॉजी, लिंक, कनेक्शन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन उसमें मसला ये है, मैंने CCI की लैब, हाँ अगर तो बनाए उसके अंदर तब तो ठीक चल जाती हैं, आईओयू की बनी हुई फाइलों को वहां इंपोर्ट करें, इंपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन मैंने उसके बाद जब उसको चलाया हुआ तो उसके अंदर इशू, आउटपुट ठीक नहीं आ रही थी। हो सकता है उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है यूनिट लैब पे जाने की। आईओयू में हमारा मकसद CCI की लैब परफॉर्म करना है, वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है इसमें। तो ये जनाब आप इन डिवाइसेस को आप करें स्टार्ट, ये जी मैंने स्टार्ट किया और यही हमारे आज की दिन की भी टोपोलॉजी होगी, छोटी सी टोपोलॉजी है, स्टार्ट हो गई है। इसकी डायग्राम में आए, ये इसकी डायग्राम है, मैं राउटर्स को बारी बारी क्लिक करते जाएं, जो भी आपने पट्टी सेलेक्ट किया है आपके केस में वो पट्टी में ओपन हो जाएगी, मेरे पास ये सिक्योर CRT में ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैं ये सारी डिवाइसेस को एक दफा राउटर 1 से लेकर 6 तक को ओपन कर लेता हूं। एग्जैक्ट वही टोपोलॉजी है जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, किसमें, GNS3 में, आज ये आईओयू में है। तो आप आईओयू वाला ही प्लेटफॉर्म अपना यूज करते रहे और इसमें इस्तेमाल कर लें। और इस टोपोलॉजी में आप जानते हैं कि ये जो दरमियान में राउटर 6 है, हमने कहा था ये आपका इंटरनेट है, जो कि ये बाकी साइट्स की कनेक्टिविटी करवा रहा है। एक छोटा सा फर्क ये है कि राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 के जो इंटरफेसेस है ना, लास्ट टाइम थे फास्ट ईथरनेट 0/0 GNS3 में, यहाँ ईथरनेट 0/0 है, ईथरनेट इंटरफेसेस हैं, तो आप इन्हीं को यूज करेंगे आज के हिसाब से। अच्छा, अब इसमें क्या चीज कॉन्फ़िगर्ड है, क्या चीज सेव्ड है, अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दें, अब इसमें काफी एक्स्ट्रा इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं। मैं अगर इसके आगे एक फिल्टर लगाऊं, मैं कहूं जी एक्सक्लूड कर दो अनअसाइंड इंटरफेसेस को, ये वाला लफ्ज मैं लिख रहा हूं, यानी अनअसाइंड जिस लाइन में आ रहा है उसको आप निकाल दें, तो आप ये देखें आपको सिर्फ वो इंटरफेस बताएगा जो अप है, जिन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये मेरे सामने है। अच्छा, ये ईथरनेट 0/0 राउटर 1 का या इस ब्रांच का वो इंटरफेस है जो पब्लिक इंटरफेस है, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, जिसका आईपी पब्लिक आईपी है। मैंने इस पे आज बनाए 2 लूप बैक, ये लास्ट टाइम शायद थे या नहीं थे, लेकिन मैंने इस पे 2 लूप बैक्स आज बनाए हुए पहले से ही। एक लूप बैक को ये आईपी दे दी है, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज से है। लूप बैक 1 को ये आईपी दे दी है, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज से है। यानी 2 इंटरफेस मैंने प्राइवेट और एक पब्लिक इंटरफेस बना दिया यहाँ पे, ठीक है जी।
एक चौथा इंटरफेस अभी बनेगा टनल वाला, और वो टनल वाला पब्लिक आईपी को यूज करते हुए बनता है, लेकिन खुद वो प्राइवेट होता है। अच्छा, एक तो टनल है पॉइंट टू पॉइंट, जीआरई पॉइंट टू पॉइंट, लास्ट टाइम बात हो चुकी है, और एक है जीआरई मल्टी पॉइंट। ठीक है जी, तो दोनों ही जो है, दोनों केसेस में अगर जीआरई मल्टी पॉइंट भी है, वो भी आपकी उसके आईपी भी प्राइवेट होगा। मल्टी पॉइंट में ये होगा कि एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क डेवलप हो जाएगा, एक नेटवर्क आईडी होगी, यानी एक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की एक नेटवर्क आईडी होगी, और ये चारों पांचों ब्रांचेस उस एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो वो पॉसिबल है जीआरई मल्टी पॉइंट के थ्रू। तो ये जीआरई मल्टी पॉइंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है, लास्ट टाइम इस पे बात हमारी हो चुकी हुई है। फिर जीआरई मल्टी पॉइंट में आगे जो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की मैपिंग है, उसके दो तरीके होते हैं। होता तो एनएचआरपी इस्तेमाल है दोनों केसेस में, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एनएचआरपी स्टैटिक एक तरीका है और एनएचआरपी डायनामिक मैपिंग का एक तरीका है। अगर आप एनएचआरपी से डायनामिकली मैपिंग करवाते हैं तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये डीएम वीपीएन बन जाता है, डायनामिक मल्टी पॉइंट वीपीएन बन जाता है। और अगर आपने एनएचआरपी से डायनामिकली मैपिंग्स करवानी है तो उसका फिर तरीकाकार क्या होता है, आपको एक एनएचएस क्रिएट करना पड़ता है, यानी इन राउटर्स में से एक ब्रांच के राउटर को नेक्स्ट हॉप सर्वर का रोल देना होता है। एक राउटर एनएचएस बनता है, बाकी के तमाम राउटर एनएचसी बन जाते हैं, क्लाइंट बन जाते हैं। तो क्लाइंट के ऊपर पब्लिक और प्राइवेट आईपीज की जो रेजोल्यूशन है, मैपिंग जो है, वो करवाना एनएचएस का काम है। एनएचएस, हर क्लाइंट एनएचएस के पास रजिस्टर होता है, एनएचएस उसको दूसरे क्लाइंट के पास जाने के लिए मैपिंग प्रोवाइड कर देता है कि तुमने फलां पे जाना है आईपी पे तो ये तुम्हारा पब्लिक आईपी होगा, फलां प्राइवेट आईपी जब पे जाना है तो ये तुम्हारा। वो इनर हेडर क्या है, वो आउटर हेडर क्या है, वो भी लास्ट टाइम तफसील से बात हो गई थी। इनर हेडर में आपके प्राइवेट आईपी होते हैं, आउटर हेडर में पब्लिक आईपी होते हैं। जब तक पैकेट पब्लिक नेटवर्क में रहेगा, इंटरनेट में रहेगा, आउटर हेडर को पढ़ा जाएगा। और आउटर हेडर डीकैप्सुलेट कहां पे होगा, जाके टनल के एंड पॉइंट के ऊपर, और जब वो डीकैप्सुलेट होगा तो अंदर से निकलेगा प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम की थी। कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए, वापस गेम में इन होने के लिए, मैंने जानबूझ के यहां पे ना जो वो कॉन्फ़िगरेशन थी लास्ट टाइम जो हमने कर ली थी डीएम वीपीएन की, वो मैंने सेव नहीं की, मैंने सिर्फ आईपी सेव की है। मैंने आईपी सेव की है, प्लस अगर आप शो आईपी राउट करके देखें तो मैंने वो जो डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना था वो किया हुआ है। यानी कि राउटर 1 जो है, इस तस्वीर को अगर आप एक दफा देखें, ये वाली जो तस्वीर है, इसमें मैं बता देता हूं आपको कि ये सारे का सारा यहाँ, ये हमारा वो इंटरनेट हो गया, और यहाँ पे आईपी है 1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1, 4.1.1.1, 5.1.1.1। अब 1.1.1 ने अगर 2.1.1 पे, 3.1.1 पे, 4.1.1 पे, 5.1.1 पे जाना है तो ये रीचेबिलिटी करवाना किसकी जिम्मेदारी है? ये दरमियान वाले इंटरनेट की जिम्मेदारी है। तो राउटर 1 को तो ये बता दिया जाएगा यार तुमने दुनिया के किसी भी पब्लिक आईपी पे जाना है, तुम ये इंटरनेट के पास चले जाओ, इंटरनेट तुम्हारा गेटवे है। तो ये डिफॉल्ट, और ये सबको बताया गया। राउटर 2 को कहा भाई ये इंटरनेट तुम्हारा गेटवे है, 3 को कहा भाई ये इंटरनेट तुम्हारा गेटवे है, 4 को कहा भाई ये इंटरनेट तुम्हारा, 5 को कहा भाई ये इंटरनेट तुम्हारा गेटवे है। तो ये चीज हमने स्टैटिक राउटिंग से लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर की थी, स्टैटिकली आपके सामने किया हुआ। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर सेव्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है जी। तो जब वो टनल बन जाएगी, टनल में यही होगा जी, इसी के ऊपर, इसी जगह पे एक आप मल्टी एक्सेस नेटवर्क क्रिएट करेंगे। उसकी एक नेटवर्क आईडी होगी लाइक 192.168.1.0/24, और इसी नेटवर्क का एक आईपी .1 इधर, तो .2 इधर, .3 इधर, .4 इधर, .5 इधर बन जाएगा। और ये आईपी असाइन होंगे टनल इंटरफेसेस को, और वो जो टनल क्रिएट होगी वो पब्लिक आईपीज की बेस पे क्रिएट होगी। टनल का सोर्स भी एक पब्लिक आईपी होगा, टनल की डेस्टिनेशन भी एक पब्लिक आईपी होती है, और पब्लिक आईपीज की रीचेबिलिटी करवाना इंटरनेट की जिम्मेदारी है। ये चीज एस्टैब्लिश कर चुके हैं हम अपने लास्ट लेक्चर में। तो जनाब जरा वो डीएम वीपीएन जिस चीज का नाम हमने रखा था, जरा आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते। उसका तरीकाकार ये था, राउटर 1 के बारे में हमने फैसला कर लिया कि हम इसको एनएचएस बनाएंगे। आपका दिल राउटर 2 को एनएचएस बनाने का करता, आप उसे बना लें। आपने राउटर 3 को एनएचएस बनाना, आप उसे बना लें, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है जी। तो मैं राउटर 1 को एनएचएस बनाता हूं। उसका तरीकाकार क्या है, आप इंटरफेस टनल, आप टनल बनाएंगे, इंटरफेस टनल 1, टनल का नंबर इस रेंज में से कुछ भी रखा जा सकता है, तो मैंने टनल 1 बना दिया।
इस टनल को आप आईपी एड्रेस दें, टनल आपकी है, टनल का आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, आपकी मर्जी का होगा, 192.168.1.1 डायग्राम में ये लिखा था। तो ये मैंने टनल का आईपी और सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर कर दिया। इस टनल का सोर्स जो है वो आज ईथरनेट 0/0 होगा। आप राउटर 1 के इस इंटरफेस का आईपी भी लिख सकते हैं। लास्ट टाइम ये फास्ट ईथरनेट 0/0 था, आज ईथरनेट 0/0, तो मैंने इसको सोर्स आईपी दे दिया। अब अगर तो ये जीआरई पॉइंट टू पॉइंट, अच्छा बाय डिफॉल्ट इसका मोड क्या होता है, जीआरई पॉइंट टू पॉइंट। अगर तो ये जीआरई पॉइंट टू पॉइंट है तो आप टनल की एक डेस्टिनेशन भी मेंशन करेंगे, लेकिन ये जीआरई पॉइंट टू पॉइंट नहीं बनाना, मल्टी पॉइंट बनाना है, तो इस टनल की एक डेस्टिनेशन तो नहीं फिर होगी, वो मल्टी पॉइंट होगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा टनल का मोड जीआरई मल्टी पॉइंट। तो मैंने टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट रख दिया, डन हो गया। अच्छा ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट करने के बाद अब वो जो इस राउटर को एनएचएस बनाना है, एनएचएस नेक्स्ट ऑप सर्वर। तो नेक्स्ट ऑप सर्वर जो होता है ना, उसके ऊपर अपनी कोई मैपिंग्स नहीं होती, ठीक है जी, और उसके पास लोग चलकर आते हैं और अपने आप को खुद रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन वो एनएचएस ये बनेगा तब, एनएचएस की टर्मिनोलॉजी, एनएचएस का कॉन्सेप्ट लिंक है एनएचआरपी के साथ। तो आपको एनएचआरपी नेक्स्ट ऑप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इनेबल तो करना पड़ेगा ना। तो उसका तरीका है आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी इज लाइक ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी, ठीक है जी। इस तरह ओएसपीएफ इनेबल करने के लिए प्रोसेस आईडी देनी पड़ती है, तो एनएचआरपी इनेबल करने के लिए ये नेटवर्क आईडी देनी पड़ती है, एंड इट इज लोकली सिग्निफिकेंट। राउटर 1 की जो नेटवर्क आईडी है राउटर 2 की इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, सेम रखना जरूरी नहीं है। तो ये जनाब मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है, और ये जो एनएचएस जिस राउटर को बनाना है उसकी सिर्फ इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन दरकार होती है, बस और कुछ नहीं होगा इसमें। अब हमने जाना है एनएचसीज पे। एनएचसी हमारे केस में 4 हैं, राउटर 2 से लेकर राउटर 5 तक। तो हम राउटर 2 से शुरुआत करते हैं। मैं राउटर 2 पे आया, सॉरी ये चलें उतनी देर हम राउटर 3 पे चले जाते हैं, ये बाहर निकल आएगा इससे। ओहो ये सारे पहले ही एक्सेस हुए हैं बेसिकली। अच्छा मैं आपसे पहले जो क्लास हो रही थी उसके अंदर यहाँ पे आए वो पासवर्ड था, तो 2 घंटे में पासवर्ड देता रहा हूँ, अब एकदम से वो पासवर्ड इसमें गई तो खुद बनाई हुई है मैंने, तो इसमें वो पासवर्ड नहीं है। तो चले राउटर 4 से ही सही। ग्लोबल मोड में आए, इंटरफेस टनल 1, इसका आईपी हमारी डायग्राम के मुताबिक 192.168.1.4 है, प्राइवेट आईपी 255.255.255.0। इस टनल का सोर्स इसका ईथरनेट 0/0 इंटरफेस है। इस टनल का मोड जीआरई मल्टी पॉइंट है, और इस टनल पे अच्छा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी हैं जिनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो सिमिलर होती हैं बाकियों के लिए भी। तो यहां पे भी कुछ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मैं आपको बताता हूं। ये राउटर एनएचसी है, नेक्स्ट ऑप क्लाइंट है। जो नेक्स्ट ऑप क्लाइंट होता है उसको आपको बताना पड़ता है कि तुम्हारा नेक्स्ट ऑप सर्वर कहां है, कौन है। तो मैं इसको कहता हूं जी आईपी एनएचआरपी। सबसे पहले तो एनएचआरपी इनेबल होना चाहिए। नेटवर्क आईडी मैंने 1 रख दी, ये 2 भी हो सकती थी, ये 4 भी हो सकती थी, ये 1 भी हो सकती थी। उसके बाद आईपी एनएचआरपी एनएचएस, तुम्हारा नेक्स्ट ऑप सर्वर कौन है भाई। इसका नेक्स्ट ऑप सर्वर जो भी है वो उसके प्राइवेट नेटवर्क का हिस्सा है, और वो है 192.168.1.1। और अब हमें राउटर 4 को तो बताना पड़ेगा ना यार कि अगर तुमने 192.168.1.1 तक पहुंचना है तो ये तो प्राइवेट आईपी है, और ओवर द पब्लिक आईपी तुम प्राइवेट आईपी इस्तेमाल करते हुए नहीं जा सकते। तो इस आईपी तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या पब्लिक आईपी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो ये लिखेंगे आप आईपी एनएचआरपी मैप। ये एनएचएस पे एनएचसी को एनएचएस तक जाने के लिए मैपिंग हमें बतानी पड़ती है। ये मैपिंग स्टैटिक है जो हम कर रहे हैं। आईपी एनएचआरपी मैप 192.168.1.1 पे जाना है, और उसका पब्लिक आईपी क्या है 1.1.1.1। क्या ये पब्लिक आईपी हमारे लिए रीचेबल है, सबके लिए रीचेबल है। किसने रीचेबल बनाया है, इंटरनेट ने रीचेबल, इसकी जिम्मेदारी इंटरनेट ने ली है। एंटर, तो ये मैपिंग मैंने करा दी। अगर मैं यहां अच्छा मैंने ये डू शो हिस्ट्री आपके सामने करता हूं, ये देखें मैंने डू शो हिस्ट्री किया, अमूमन हिस्ट्री आ जाती है, यहां नहीं आई। याद रखिएगा ये मैंने ये जो iOS मैंने चूज किया था ना,
हमारी लैब में राउटर 16, 17, 18 और 19 इन 4 राउटरों का iOS याद है बाकियों से मुख्तलिफ था। वो एंड वाली ऑप्शन जो आ रही होती थी वो हम चूज करते थे, वो VRF से राउट लीक कराने के लिए वो चाहिए था। उसमें ये हिस्ट्री की आउटपुट नहीं आती और इम्तिहान में भी नहीं आती। अब इम्तिहान में भी जहां जहां वो वाला iOS है नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इम्तिहान में प्रिपेयर रहिएगा पहले से, कुछ पे आ जाएगी कुछ पे नहीं आएगी, तो कोई मसला नहीं है। डू शो रन इंटरफेस टनल 1 करता हूं, सारी कॉन्फ़िगरेशन निकल आई है। याद रहे ये कमांड मैंने नहीं दी हुई, ये डिफॉल्ट है। ये क्या है, ये क्यों है, ये पूरी डिस्कशन है। मैंने इसके लिए एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ सिर्फ इस कमांड के ऊपर। और आपका जो सवाल है ना 3.3, उसमें इस कमांड से निपटने के लिए, यानी इस कमांड के साथ कुछ करने के लिए कहा गया है, तो पहले पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा इसको भी, फिर सवाल अगले इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 3.3 3.4 दोनों सवाल करेंगे। उस पर अब इतना हमारा वक्त नहीं लगेगा, तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो भी है ये डिफॉल्ट है, क्योंकि मैंने नहीं कुछ किया इसके साथ। इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को उठाए, नोटपैड में ले जाएं। ये राउटर 4 की कॉन्फ़िगरेशन उठाई है, इसमें और राउटर 2 और राउटर 3 और राउटर 5 की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क सिर्फ इस वाले आईपी एड्रेस का है, बस। बाकी सारा तो कुछ तो सेम है भाई। राउटर 2 के लिए भी NHS यही है और उसके लिए भी NHS तक पहुंचने के लिए यही पब्लिक आईपी है, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है जी। तो हमने सिर्फ ये इसका प्राइवेट आईपी चेंज करना है। इसको कॉपी करें, राउटर 2 पे चले जाएं, 2 पे आ गया और पेस्ट। इसी तरह राउटर 3 पे आ गए, पेस्ट नहीं कर देना, एक छोटी सी चीज चेंज करके पेस्ट करना है, इसका आईपी। इसी तरह राउटर 4 हो चुका है, क्योंकि शुरू ही 4 से किया था हमने। 5 नहीं, एक NHS राउटर 1, बाकी 4 NHC 2 से लेकर 5 तक। अब क्या हुआ होगा, जैसे जैसे ये इनके टनल इंटरफेस अप हो रहे हैं ना, तो ये अपने आईपी एड्रेसेस, अपनी मैपिंग, अपना प्राइवेट और अपना पब्लिक आईपी जाके अपने NHS के पास, जिसका इनको पता है कि वो कौन है और उस तक रीचेबिलिटी किस आईपी के थ्रू है, जाके हाजिरी लगवा देंगे वहां पे, जनाब मुझे रजिस्टर कर लो, ये मेरा प्राइवेट तो ये मेरा पब्लिक आईपी है। इसका सबूत देखने के लिए हम राउटर 1 पे जाते हैं और कमांड देते हैं। किस पे? किधर आईपी नहीं दिया? दिया है, सब में दिया है। ये वाला, ये मैंने ये ऐड की, ये तो आईपी बदल रहा था मैं, हर एक के अंदर ये था, ठीक, तो आईपी दिया मैंने। तो अब जनाब आप राउटर 1 पे जाए और जाके उससे पूछें शो आईपी NHRP, क्या तुम्हारे पास सारों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है? वो कह रहा है जी बिल्कुल, 2 ने रजिस्टर करवाया है, वो ये रजिस्टर है और इस आईपी, ये उसका पब्लिक आईपी है। 3 ने मुझे अपने पास, मेरे पास रजिस्टर करवाया है और ये उसका पब्लिक आईपी है। और ये एंट्री डायनामिकली, ये देखें ये डायनामिकली एंट्रीज आई हैं, और जो डायनामिकली एंट्री आती है वो 2 घंटे के लिए आती है। ये टाइमर गिरता है, 2 घंटे से नीचे को आता है। ये कब नीचे निकलेगा इसके टेबल से? जब ये सारे टाइमर 000 पे पहुंच जाए, तो 2 घंटे तक इन्होंने अब टेबल में रहना है, ठीक हो गया जी। और ये एक्सपायरी टाइम मैं पहले भी बता चुका हूं, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। हमारी फिलहाल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इसको चेंज करें। तो वो चारों के चारों अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवा चुके हैं। NHS के ऊपर तमाम एंट्रीज इस वक्त डायनामिकली आई हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त NHCs को जाके देखें तो उनपे फिलहाल अभी एक एक एंट्री होगी और वो स्टैटिक है। ये वो है जो हमने अपने हाथ से एंटर की थी, और वो लाइन कौन सी थी जिससे ये कमांड ये हुआ है, वो लाइन ये थी। ये मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी दिखाया था, आप चाहें तो थ्रू आउट स्टैटिक NHRP हर एक के लिए, लेकिन वो मुश्किल है, वो स्केलेबल डिजाइन नहीं है, उसमें भी डायनामिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन का नतीजा आपके सामने इस शक्ल में आया है, एक एक एंट्री। और ये इसके साथ टाइमर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये डायनामिक थोड़ी है, ये तो स्टैटिक है, ये तो तभी निकलेगी जब मैं निकालूंगा। तो ये एंट्री आपको राउटर 2 पे नजर आ रही है, 3 पे भी ऐसा ही होगा, 4 पे भी ऐसा ही होगा, सब पे आप देख सकते हैं, हर एक के ऊपर अभी फिलहाल एक एक एंट्री मौजूद है। इस पे भी है
और इस पे भी है, सब पे तमाम एनएचसीज पे एक एक मैपिंग है एनएचएस तक जाने वाली। अब क्या डीएमवीपीएन बन गया। क्या राउटर 2 पे बैठ के मैं 3, 4 और 5 को पिंग कर सकता हूं या ट्रेस राउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन उसमें होगा ये, जैसे कि मैं 2 पे बैठ के ट्रेस राउट करता हूं 192.168.1.3, ये प्राइवेट आईपी मैंने लिखा है। अच्छा, एंटर करूंगा तो राउटर 2 को तो अभी तो नहीं ना पता राउटर 2 को, ये देखें है राउटर 2 के पास कोई मैपिंग नहीं है, राउटर 2 के पास 1 पे जाने की मैपिंग है, इस पे जाने की मैपिंग नहीं है, लेकिन राउटर 2 को एक बंदे का पता है जिसका नाम एनएचएस है, और ये एनएचएस से उम्मीद कर रहा है कि एनएचएस को तो पता ही होगा, तो ये रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा? एनएचएस के पास। तो उसको कहेगा यार जरा ये मेरे लिए आईपी रिजॉल्व तो कर दो और ये रेजोल्यूशन मुझे बता दो ताकि मैं आइंदा तुम्हें तंग ना करूं। पहली दफा तो तंग करने जाना पड़ेगा, क्यों? राउटर 2 को पता ही नहीं है कि ये वाला आईपी कहां है, राउटर 2 को इसका कोई पता नहीं, कोई आइडिया नहीं कहां पे है, लेकिन एक बात पता है कि मेरा एनएचएस कौन है। ये एनएचएस को जाके सीधा कहेगा यार जरा ये आईपी रिजॉल्व कर दो, मुझे इसका पब्लिक आईपी चाहिए, तो एनएचएस इसको इसका पब्लिक आईपी बता देगा अगर उसे खुद को पता होगा तो। और हम देख चुके हैं कि राउटर 1 को सबका पता है, टोटल 4 एनएचसी हैं, सारों को ही पता है, तो ये वो मैपिंग शेयर कर लेगा। अब ये समझ में आ रही है ये चीज ऑन डिमांड है। जब एक एनएससी ने दूसरे एनएससी पे जाना होता है तो जो पहली दफा डिमांड आती है, पहला पैकेट आता है, तो ये उस वक्त रिजॉल्व करता है, ये पहले से करके नहीं रखता। ठीक है जी, तो मैं राउटर 2 पे जाके ये ट्रेस करता हूं इसको। राउटर 2 बंद हो गया जी, चलो खोल लेते हैं दोबारा। अच्छा जी, तो ये 2 पे जाके मैंने वो ट्रेस लिखा हुआ था एंटर कर दिया, अब ये ट्रेस राउट कर रहा है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अच्छा, अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा हो ना तो इसका हल है एंड पे आप न्यूमेरिक का कीवर्ड डाल देंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अभी वेट करते हैं। हॉप एक ही होगा, लेकिन पहली दफा आप देखेंगे कि ये एनएचएस के पास जाएगा, फिर आगे ये रीडायरेक्ट होगा उसके पास। ये पहले एनएचएस के पास गया 1.1 के पास, और अब जाएगा ये 1.3 पे। ठीक है, ये ट्रेस करने के बाद चेंज क्या आई है? शो आईपी एनएचआरपी करें, यहां 2 मैपिंग्स हो गई हैं, पहले सिर्फ एक स्टैटिक थी, अब ये भी आ गई है, और ये देखें अभी आई है ताजी चंद सेकंड ही हुए हैं। ठीक है, और ये डायनामिकली इसके टेबल में आई है, चूंकि अब ये आ चुकी है तो लिहाजा अब अगर आप ट्रेस करते हैं 192.168.1.3 को और आगे लिख दें न्यूमेरिक, ये जल्दी ट्रेस हो जाएगा। तो देखिए सीधा 3 पे गया, 1 से होके 3 पे नहीं गया। तो इस तरह जैसे जैसे आप ये पिंग करते जाएंगे, ट्रेस राउट करते जाएंगे, तो डायनामिकली एंट्रीज इनके एनएचसीज के टेबल्स में आती जाएंगी, टेबल पॉपुलेट होता जाएगा। हर एनएचसी के पास एनएचएस पे जाने के लिए मैपिंग होगी और बाकी के 3 एनएचसीज की मैपिंग होंगी, 4-4 होंगी सबके पास। टोटल राउटर 5 है समझे, तो हर एक के पास 4-4 एंट्रीज आ जाएंगी। एक एनएचसी के पास एक स्टैटिक एंट्री और 3 डायनामिक आएंगी। ये तो था डीएमवीपीएन, यहां पे हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था। और लास्ट लेक्चर के अगर हम बिल्कुल आखिरी जुमलों पे चले जाए ना, तो वो मैं आपको भी याद कराता हूं। अभी मैं याद कराता हूं कि मैंने आखिरी लेक्चर खत्म कहां पे किया था। अब मेरा अगला टास्क ये है आज के दिन का, वो अगला टास्क मेरा ये है। ये दरमियान में आ गया जी इंटरनेट, हम इसको इंटरनेट ही कहते हैं। ठीक है, बल्कि उसी तरह का नाम रख लेते हैं जिस तरह हमारे उसमें आईनेट। तो हमारा आईनेट ये है, इसके साथ राउटर 1 है, इसके साथ राउटर 2 है, इसके साथ राउटर 3 है, इसके साथ राउटर 4 है, इसके साथ राउटर 5 है। और ये सब के सब ये एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू अब आपस में कनेक्टेड है। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, हर कोई एक दूसरे तक डायरेक्ट पहुंच रहा है। आपने देखा है अब ये डायरेक्ट हो चुके हैं। 2 ने 3 पे जाना है डायरेक्ट जाएगा, 2 ने 4 पे जाना है डायरेक्ट जाएगा, 2 ने 5 पे जाना है डायरेक्ट जाएगा, सब डायरेक्ट है। 2 ने 1 पे जाना है डायरेक्ट जाएगा। अब चूंकि मेरी 5 ब्रांचेस दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में थी, या एक मुल्क के जिस हिस्से में थी, एक रीजन के जिस मर्जी हिस्से में थी, नाउ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। अब मैं ये चाहता हूं मेरी हर ब्रांच के साथ ये 2-2 लूप बैक्स बने हुए हैं। अब 2 ही है तो मैं 2 ही लिखता हूं, एक लूप बैक 0 है, एक लूप बैक 1 है। इधर भी लूप बैक 0, लूप बैक 1, लूप बैक 0, लूप बैक 1, लूप बैक 0, लूप बैक 1, लूप बैक 0, लूप बैक 1।
और यहां पे जनाब लेट से इस वाले का आईपी 10.1.1.1 है, प्राइवेट है। 10.11.11.11 प्राइवेट है। इधर 10.2.2.2 और 10.22.22.22। अच्छा, बाकियों में भी इसी तरह ही है, 10.3.3.3 है और 10.33.33.33। इस पे 10.4.4.4 है और 10.44.44.44 दूसरे का, और इसका 10.5.5.5 है और दूसरे का लेट से 10.55.55.55 है। इस तरह से है। मैं अब क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं किसी एक ब्रांच के इस एक लूप बैक को सोर्स बना के बाकी किसी भी ब्रांच के किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को मैं पिंग कर सकूं। यानी यूं कह लें, अब ये टोटल लूप बैक कितने हैं? 10। किसी एक को सोर्स बना के बाकी के 9 को पिंग करना चाहूं तो पिंग हो जाए। अच्छा, अब उसके लिए क्या जरूरी है? क्या एक लूप बैक दूसरे लूप बैक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? इस तरह से है, राउटर 1 के दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 के आपस में है, लेकिन राउटर 1 के लूप बैक बाकी राउटर के लूप बैक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और हमने आज तक ये पढ़ा कि डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो तो उनको पिंग करने के लिए, उनको रीचेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राउटिंग करानी पड़ती है। बगैर राउटिंग के ये रीचेबल नहीं होंगे। लेकिन डीएम वीपीएन बनाना पहला स्टेप था। अब डीएम वीपीएन के ऊपर राउटिंग कराना ये दूसरा मरहला है, ये दूसरा स्टेप है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो डीएम वीपीएन के ऊपर राउटिंग कराना। डीएम वीपीएन हो चुका है, अब डीएम वीपीएन के ऊपर राउटिंग कराना है। इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं, डीएम वीपीएन के ऊपर राउटिंग किस किस तरीके से हो सकती है और किस किस तरीके से नहीं हो सकती, हम इस बहस को शुरू करें। एक छोटा सा मसला है, वो हमें पहले सॉर्ट आउट करना होगा। वो मसला ये है कि हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल अगर रिप का वर्जन 1 हो तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, वर्जन 2 हो तो मल्टीकास्ट करता है, ओएसपीएफ भी मल्टीकास्ट करता है, EIGRP भी मल्टीकास्ट करता है। इन्होंने अपनी जो भी राउटिंग अपडेट्स भेजनी है या हेलो मैसेजेस भेजने हैं नेबरशिप की खातिर, वो मल्टीकास्ट होने हैं। अब आप राउटर 1 से राउटर 2 को, राउटर 1 से राउटर 3, राउटर 1 से राउटर 4, राउटर 1 से राउटर 5 अगर कोई मल्टीकास्ट एक पैकेट भेजने लगे जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस एक मल्टीकास्ट एड्रेस है, जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। अब मैं आपको एग्जैक्ट याद कराता हूं लास्ट लेक्चर के बिल्कुल आखिरी जुमले क्या थे। लास्ट लेक्चर के बिल्कुल आखिरी जुमले तो ये थे कि हम वो जो इनर और आउटर हेडर की बात करते हैं, इनर हेडर में लिखा होता है सोर्स का प्राइवेट आईपी और डेस्टिनेशन का प्राइवेट आईपी। ठीक है जी, तो लेट्स से आपका सोर्स आईपी जो है वो राउटर 1 है अगर, तो 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन अगर आपकी है 192.168.1.2, ये राउटर 2 का प्राइवेट आईपी। इसके लिए आउटर हेडर के अंदर क्या होगा? इसके लिए आउटर हेडर आप यूं करेंगे ना, इसके लिए आउटर हेडर में ये होगा, इसका सोर्स का पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन का पब्लिक आईपी, 1.1.1.1 इधर होना है और 2.1.1.1 इधर होगा। यानी आपने ये मैपिंग कराई है कि इधर जाने के लिए ये हो, ये मैपिंग कराई। अब मेरा आज मुद्दा ये है कि जनाब अगर आप कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं तो उसमें इस वाली जगह पे यूनिकास्ट आईपी नहीं होगा। कभी 224.0.0.05, कभी 6, कभी 224.0.0.09, कभी 224.0.0.010, ठीक है जी, कभी 255.255.255 वर्जन 1 के केस में। तो ये जो आपके मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं या ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस हैं, उनके लिए कहां कौन सी मैपिंग होगी कहीं बताया आपने? यानी इस जगह पे अगर मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो तो उसकी मैपिंग किसके साथ करनी है? क्या मैंने और आपने करवाई? नहीं। क्या मैंने और आपने NHS को बताया ऐसी कोई बात, या NHC को कोई ऐसी बात बताई कि यार अगर डेस्टिनेशन में मल्टीकास्ट एड्रेस हुआ तो तुमने क्या करना है? नहीं बताया। मैंने NHC को यह बताया हुआ यूनिकास्ट आईपी हुआ तो तुम NHS के पास चले जाना, बताया हुआ। लेकिन मैंने मल्टीकास्ट के लिए कुछ नहीं बताया हुआ। वो NHS बेचारे को खुद को भी नहीं पता कि अगर मेरी डेस्टिनेशन कभी मल्टीकास्ट एड्रेस हुआ तो मैंने क्या करना, नहीं पता। इसका मतलब है अगर आप राउटिंग को छेड़ने लगे हैं ना तो पहले इस चीज का बंदोबस्त कर लें।
कि अगर ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट एड्रेस अगर आपका इनर हेडर में हुआ डेस्टिनेशन, तो आउटर हेडर में फिर क्या होगा उसके लिए, तो वो मैं आपको बताता हूं जी क्या होगा। पहले हम इसमें NHS से शुरुआत, NHC से शुरुआत करते हैं, लाइक राउटर 2, 3, 4, 5 को पहले हैंडल करते हैं। इंटरफेस टनल 1 IP NHRP, IP NHRP मैपिंग ही करानी है, जाहिर है। किसके लिए? मल्टीकास्ट। जब मैं यहां मल्टीकास्ट लिख दूंगा ना तो इसमें ब्रॉडकास्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। ये ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों के लिए। 1.1.1.1 ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको कह दिया जनाब कभी वो मल्टीकास्ट पैकेट भी भेजना हुआ ना तो 1.1.1 को भेजना। क्यों? वो क्या लगता है? वो NHS लगता है, वो NHS। आपने NHS के पास भेज देना। कभी भी कोई मल्टीकास्ट पैकेट हुआ ना, रिम का हुआ, EIGRP का हुआ या OSPF का, तुमने उसको किधर भेज देना है? NHS के पास। ये IP उसी का ही है, पब्लिक IP। तुमने इधर चले उसको उसका आउटर एडर क्या होगा? 1.1.1.1। यही चीज एग्जैक्टली यही कमांड आपने जाके बाकियों को भी बता देनी है, 3 को भी। तो तुमने भी यही करना है। ओहो, इंटरफेस टनल 1 क्या अभी ये मैं बनाता हूँ, वो मैकेनिज्म मुझे बनाने दें, ठीक है जी। नहीं वो सब उधर ना सारे जो होते हैं ना वो हेलो पैकेट फायर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही इधर भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ ऐसे ही हो रहा है, होता है। हाँ ऐसे ही। अच्छा नहीं, OSPF ने अभी इसके ऊपर चलना है, तो OSPF तो बाद की बात है, लेकिन OSPF को चलाने के लिए जो नीचे प्लेटफॉर्म है हम उसे रेडी कर रहे हैं अभी। अगर ये रेडी ना किया तो OSPF चलेगा ही नहीं। हम वार कर रहे हैं, और जाहिर है उसके ऊपर OSPF भी आपने जिस तरह कहा कि OSPF हम चलाएंगे तो वो उसका भी फ्लो ऐसे ही होता है, तो वही तो कर रहे हैं हम फ्लो ऐसा बना रहे हैं कि OSPF जब इस पे चले तो स्मूथली चल जाए, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मिलती जुलती चीजें हैं। अच्छा जी, उसके बाद इंटरफेस टनल 1 और इस पे सबको बता दिए। एक रह गया था, कौन था जी? 3 था। तो NHC 3 है, तीनों को कह दिया भाई तुमने मल्टीकास्ट पैकेट या ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजना हुआ तो 1 को भेज देना। अच्छा अब 1 के पास तो सब चले गए, 2 ने भी 1 को भेज देना है, 3 ने भी 1 को भेज देना है, 4 ने भी, 5 ने भी 1। तो 1 ने खुद अगर कभी मल्टीकास्ट पैकेट भेजना हुआ तो वो किसे भेजेगा? अब मसला है 1 ने जाहिर है जो उसके NHCs है उन्हीं के पास भेजना है ना, और तो किसी के पास नहीं भेजना। जरा शो IP NHRP करें, तो 1 ने तो इन्हीं चारों की तरफ भेजना है। तो अब क्या मैं 1 पे जाके मल्टीकास्ट एड्रेस 1 में ये नहीं मैं यूं लिखूं, ऐसे करूं इंटरफेस टनल 1 IP NHRP, फिर मैं जरा ध्यान से मैप, फिर मैं कहूं जी मल्टीकास्ट, फिर मैं कहूं जी 2.1.1.1 एंटर करूं, फिर मैं कहूं 3.1.1, फिर मैं कहूं 4.1.1, फिर मैं कहूं 5.1। वैसे कर तो सकता हूं, गलत नहीं है ये, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक आसान है। कल को फिर 6.1.1 आएगा, 7. मैं बैठ के ये ड्यूटी देता रहूं तो डायनामिक काय का हुआ, ये मुश्किल हो जाएगा ना। यानी इस काम को आसान किया जा सकता है, वो कैसे? मैं इसके आगे लिख दूंगा डायनामिक। इससे क्या होगा, इधर जितनों के साथ डायनामिक लिखा हुआ है ना, वो कितनों के साथ लिखा हुआ है? 4 के साथ। ये उस मल्टीकास्ट पैकेट की 4 कॉपियां बनाएगा और चारों को भेज देगा। और अगर यहाँ 5 होते तो 5 कॉपियां बनाता और अपने 5 NHCs को भेज देता। तो यहाँ डायनामिक लिखने का ये फायदा है। यहां हो सकता था, वहां तो एक NHC है, लाइन वहां भी एक ही लिखी है, लाइन यहां भी आपने एक लाइन आपको दोनों तरफ ऐड करनी पड़ती है, NHS पे भी और NHC पे भी। ले जी अब हमारा ये प्लेटफॉर्म तैयार है किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को झेलने के लिए, लेकिन एक इशू अभी भी हमें नजर आ रहा है। वो इशू ये है, आप कहेंगे सर आपने जो बेस तैयार किया, इसकी जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसमें यह नजर आ रहा है कि एक स्पोक अगर दूसरे स्पोक को अगर कोई मल्टीकास्ट पैकेट डायरेक्ट भेजना चाहे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा उसका। यानी राउटर 2 ने राउटर 3 को अगर कोई मल्टीकास्ट पैकेट भेजना है तो राउटर 2 का मल्टीकास्ट पैकेट राउटर 3 पे कैसे जाएगा? कोई चक्कर ही नहीं, आपने तो नहीं बताया। मल्टीकास्ट पैकेट 2 से 1 पे चला जाएगा,
1 से 3 पे आ सकता है, लेकिन वो जो 1 से 3 पे आएगा वो 1 वाला होगा। वो ये नहीं होगा कि वो 2 वाला मल्टीकास्ट पैकेट पहले 1 पे जाएगा घूम के वापस आएगा, वो नहीं आता। ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट की जिंदगी सिर्फ एक, इनकी टीटीएल वैल्यू एक ऑप की होती है। ये 2 से 1 पे जाएगा, खत्म, फारिग, जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी। 3 से 1 पे जाएगा, फारिग, टर्मिनेट। 4 से 1 पे जाएगा, खत्म। 5 से 1 पे जाएगा, खत्म। ये नहीं हो सकता मल्टीकास्ट पैकेट को आगे से आगे आप भेजी जाए, वो डायरेक्टली कनेक्टेड के पास ही जाता है बस। आप कहेंगे सर फिर एक और चीज अब ये नजर आ रही है कि ये एक तरह का आप इसको कह सकते हैं कि राउटर 1 एक सेंट्रल पॉइंट बन रहा है, राउटर 1 को एक हब की हैसियत मिल रही है, और ये जो एनएफसीज हैं आपके, इनको स्पोक्स की हैसियत मिल रही है। आप लोगों ने जब जब अपनी इम्तिहान वाली तस्वीर देखी होगी, उसमें राउटर 17 पे हब, 18 और 19 पे स्पोक लिखा होता था। आप शायद इंतजार कर रहे होंगे कि ये डीएम वीपीएन तो पढ़ लिया, लेकिन इनमें वो हब एंड स्पोक नहीं अभी तक आया। याद रखिएगा, हब एंड स्पोक का ताल्लुक डीएम वीपीएन के साथ नहीं है, डीएम वीपीएन के ऊपर होने वाली राउटिंग के साथ है। वो जो हब है उसका पूरा नाम है राउटिंग हब, और जो स्पोक है उसका नाम है राउटिंग स्पोक। राउटिंग हब एंड राउटिंग स्पोक। तो आप कहेंगे सर ये सेटअप तो हब एंड स्पोक बन गया है, यानी पहले पैकेट, यानी स्पोक टू स्पोक, कोई राउटिंग का भी तरीका अभी तो नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप एक काम करें, बात सुने, ले आए आप किचन में लिखवा दें मेरा हिस्सा, ठीक है जी। और मैं क्लास के बाद फिर आप अपना कर लें, ठीक है, मैं आप क्लास के बाद ही आऊंगा, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, तो इसमें क्या है जी, आपने क्या किया, यानी राउटर 1 की हैसियत एक राउटिंग हब की हो गई है, और जो स्पोक्स हैं वो आपके राउटिंग स्पोक्स कहलाएंगे। और स्पोक टू स्पोक हमें अभी कोई अभी नजर नहीं आ रहा, आगे जाके क्या बनेगा वो बात की बात है। अभी कोई डायरेक्ट राउटिंग का सिलसिला दिखाई नहीं दे रहा। यही नजर आ रहा है कि राउटर 2 ने अगर कोई राउटिंग अपडेट भेजी तो वो राउटिंग अपडेट पहले तो हब पे जाएगी, फिर हब उसको आगे किसी स्पोक पे भेज दे, बाकियों पे तो भेज दे। यानी स्पोक्स के दरमियान डायरेक्ट राउटिंग होती हुई नजर नहीं आ रही। बेस लाइन तो ऐसी है, बेस लाइन तो ऐसी। चलिए आप देखते हैं, अभी मैंने कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल को चला दिया, अब चलाने लगो। अच्छा जी, जो प्रोटोकॉल है वो रेप भी हो सकता है, वो ओएसपी भी हो सकता है, और EIGRP भी हो सकता है। मैं इंतखाब कर रहा हूं आज की एग्जांपल में EIGRP का। उसकी वजह आप सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या हमारे इम्तिहान में जो सवाल है उसमें पहला वास्ता आपका EIGRP से पढ़ना है, और वो EIGRP है जो आप ऑलरेडी चला चुके हैं, राउटर 17, 18 और 19, और इंतजार कर रहे हैं कब वो डीएम वीपीएन अप होगा और ये हमारी नेबरशिप बनेगी, और हमें पता लगेगा हमने EIGRP गलत चलाया हुआ या ठीक है जी। तो हम EIGRP को फोकस बनाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने इसके ऊपर EIGRP इंप्लीमेंट करना है। EIGRP को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं डीएम वीपीएन के ऊपर, तो इसके जनाब 3 फेजेस हैं। फिर ये इस 3 फेजेस का ये मतलब नहीं है कि पहले फेज 1 कन्फिगर होगा, फिर उसके बाद फेज 2 कन्फिगर होगा, और उसके ऊपर फेज 3 कन्फिगर होगा, नहीं। EIGRP को या यूं कह लें, डीएम वीपीएन पे राउटिंग करवाने के 3 मेथड्स हैं। एक मेथड को फेज 1 कहते हैं, एक मेथड को फेज 2 कहते हैं, और एक मेथड को फेज 3 कहते हैं। एक वक्त में कोई आप एक ही मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, या डीएम वीपीएन फेज 1 होगा, ये डीएम कहते हैं इसको डीएम वीपीएन फेज 1 है, लेकिन ये डीएम वीपीएन का फेज नहीं है, ये राउटिंग का फेज 1 है। डीएम वीपीएन राउटिंग फेज 1, डीएम वीपीएन राउटिंग फेज 2, डीएम वीपीएन राउटिंग फेज 3। एक वक्त में कोई एक के ऊपर दूसरा, तो दूसरे में तीसरा नहीं होता, एक वक्त में एक। तो मैं सबसे पहले आपको डीएम वीपीएन का राउटिंग फेज 1 इंप्लीमेंट करके दिखाने लगा हूं। डीएम वीपीएन राउटिंग फेज 1 मैं आपके सामने इंप्लीमेंट करूंगा। इसमें करना सिर्फ ये है, इंतहाई आसान, थैंक यू, इंतहाई आसान वो ये है, जिस तरह आपने CCNA लेवल पे EIGRP चलाया था उसी तरह चलाना है। मैं राउटर 1 पे शो IP राउट कनेक्टेड करता हूं। एक कमांड और भी है, शो IP एलियासेस, मैंने शेयर की हुई आपके साथ, शायद इससे आपको IP एड्रेस नजर आ जाते हैं। जाहिर है आपने जो राउटिंग करनी है वो आप पब्लिक नेटवर्क पे तो नहीं कर सकते ना, हमारी क्या मजाल जी, हम पब्लिक IP पे अपना राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, वो इंटरनेट की प्रॉपर्टी है, हमारा थोड़ी है, ठीक है जी। तो उसको नहीं हम छेड़ सकते, हम राउटिंग प्रोटोकॉल अपने प्राइवेट नेटवर्क पे चला, उसके ठेकेदार हम हैं।
तो हमारे इन 4 में से ये नीचे वाले जो आईपी है ना 3, ये हमारे प्राइवेट है, इन पे हम चला सकते हैं EIGRP, तो इन पे ही चलाना है। तो ले जनाब, मैं चला देता हूँ EIGRP राउटर। EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो आपका दिल करता है रख लें आप, यहाँ पे इसका नंबर रख लें बेशक 1 2 3 4 5, मैं रख सकता हूँ, मैंने रख लिया। 5 राउटर है ना, उसी लिहाज से 1 2 3 4 5 रख दिए। अब ये प्राइवेट नेटवर्क एक ही है ना जिसमें 5 ब्रांचेस हैं, तो हमने यहाँ एक ऑटोनोमस सिस्टम ही बनाना है EIGRP का। सबका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैं यही रखूंगा। अच्छा, इसमें आगे क्या करने लगा, नेटवर्क 10.1.1.1, ये सबसे पहला वाला आईपी, ये प्राइवेट, इसको एडवर्टाइज किया। उसके बाद नेटवर्क ये हो गया, उसके बाद नेटवर्क ये हो गया, चल गया। उसके बाद अब आप राउटर 2 पे चले जाएं। कोई खास चीज, कोई खास चीज अभी तक मैंने नहीं की, ठीक है। शो आईपी एलियासेस, ये इधर भी 3 ही है। राउटर EIGRP 1 2 3 4 5, नेटवर्क 10.3.3.3, नेटवर्क 10.33.33.33, नेटवर्क 192.168.1.3, तीनों का एडवर्टाइज कर। राउटर 1 पे भी ऐसे ही किया था ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए राउटर 2 वापस आ गया। शो आईपी एलियासेस, इधर आप थोड़ा सा ना सहूलत भी अपने लिए पैदा कर सकते हैं। मैं ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता था कि मैं एक राउटर पे लिखता और बाकियों पे कॉपी पेस्ट हो जाता। उसके लिए पता मुझे क्या करना था, मुझे करना ये था, मैं लिखता 10.0.0.0 और पूरा सबनेट 10 वाला एडवर्टाइज करा देता, और मैं लिखता 192.168.1.0 और वो सबनेट पूरा एडवर्टाइज करा देता। तो 5 राउटर पे यही तो 2 सबनेट थे, एक 10 वाला था और एक 192 वाला। एक पे लिखता, बाकियों पे कॉपी पेस्ट कर देता, वो सारा कुछ एडवर्टाइज हो जाता। लेकिन चले आप जहां हाथ डाल दिया उसको उसी तरह पूरा जो जैसे शुरू किया वैसे ही खत्म करते हैं। राउटर EIGRP 1 2 3 4 5, नेटवर्क 10.2.2.2, नेटवर्क 10.22.22.22, नेटवर्क 192.168.1.2, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह राउटर 3 हो चुका है। अब आते हैं 4 पे, शो आईपी एलियासेस, राउटर EIGRP 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें जाके कहते हैं जी नेटवर्क 10.4.4.4, नेटवर्क 10.44.44.44, नेटवर्क 192.168.1.4, एक रह गया राउटर 5। वन 192.168.1. अच्छा जी, इसके बाद अब आप राउटर 1 पे आए तो आप ये देखें, आपको ये टनल जो है वो आपको होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब ये ना इंटरनल ये बार बार बाउंस करती रहेंगी, फ्लैप करती रहेंगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक समझ लें इसको, और ये ज़हन में रखिएगा। DMVPN की टनल एक दफा बन जाए और बाद में आप उसके साथ कुछ चेंजेस करें तो ये टनल इसी तरह फ्लैप करती रहती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये आपको इम्तिहान वाले दिन भी फेस करना पड़ सकता है। और ट्रबल शूटिंग में तो यही होगा आपके साथ। क्यों? ट्रबल शूटिंग में क्या होना है, अधूरी कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी या गलत हुई होगी, आप चेंज कर रहे होंगे, आप ऐड कर रहे होंगे, आप दोबारा कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। तो उसमें ये होगा कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल कर लेंगे तो टनल अपनी होगी, अप डाउन फ्लैप करती रहेगी। अगर टनल इस तरह से फ्लैप कर रही हो तो उसका हाल ये होता है, आप टनल को एक दफा बाउंस कराते हैं। इसको इंटरफेस बाउंस करना भी कहते हैं, टनल बाउंस करना भी कहते हैं। ये बाउंसिंग, किसी भी इंटरफेस को बाउंस कैसे कराया जाता है, इंटरफेस शट करके नो शट करें। अच्छा, अब आप पहले तो ये करें इन 5 डिवाइसेस पे जाके इंटरफेस टनल 1 शट डाउन, सारों को बंद कर दें।
शट डाउन। अब ध्यान से, सबसे पहले आपने हब को अप करना है। हब पे आए, नो शट डाउन, ठीक, एंटर। अब आप जैसे जैसे टनल आप करते जाएंगे वो मतलब वो एनएचसी अपने आप को रजिस्टर भी कराता जाएगा एनएचएस पे, और साथ ही उनकी आईजीआरपी की नेबरशिप भी आप होती जाएगी। तो ये नो शट किया, इसी तरह आगे चलते जाएं, नो शट, नो शट, नो शट, ये जी पूरा डीएम डीपीए नहीं बाउंस करा दिया मैंने। अब देखिए जैसे जैसे आप होता जा रहा है वैसे वैसे ईआईजीआरपी की नेबरशिप भी आप होती जा रही है। राउटर 1 पे आए, आपको नीट एंड क्लीन तरीके से वो देखें चारों के साथ नेबरशिप नजर आ रही है ईआईजीआरपी की। नाउ इट विल रिमेन अप एंड स्टेबल, अब ये स्टेबल भी रहेगा। आप जरा एक दफा शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर्स करके भी देख लें, 4 नेबर्स तरतीब के साथ 5 3 4 2 आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब अगला स्टेप, अगर ये नेबर बन गए तो फिर राउटिंग का अपडेट तो आई हो। अच्छा, ये नेबर तब बन गए जब वो आपने मैपिंग कराई भी थी मल्टीकास्ट के लिए, ना कराई होती तो ये नेबर आप नहीं होने थे। वो मैपिंग जो कराई थी मल्टीकास्ट के लिए ना होती तो ये नेबरशिप भी नहीं होनी थी। अब अगर मैं शो आईपी राउट करूं और आगे ईआईजीआरपी वाला फिल्टर लगा दूं तो राउटर 1 को बाकी 4 के लूप बैक आ रहे होंगे, दो हर एक की तरफ से दो देख लें आ रहे। 2 का एक ऊपर है एक नीचे है, 3 का एक ऊपर है एक नीचे है, और इनके नेक्स्ट ऑफ देखें, टनल वाले नेक्स्ट ऑफ। यानी आपको तो इस वक्त पता, राउटर 1 को तो पता भी नहीं है दरमियान में कोई पब्लिक नेटवर्क है भी कि नहीं है। राउटर 1 को तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो बाकी चारों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सारा ही हमारा प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है। आपको अपने प्राइवेट नेटवर्क से राउटिंग अपडेट्स आ रही है, ये तो बड़ी खुशी हुई हमें, राउटर 1 पे सही आउटपुट आ रही है जैसे आनी चाहिए। अब थोड़ा सा दुख भी होगा आपको थोड़ी देर के अंदर अंदर। वो क्या दुख होगा? आपका अल्टीमेट गोल क्या था? आपका गोल ये था कि ये जो हमारी तस्वीर बनी हुई है इसमें राउटर 2 से बैठ के मैं 3 को भी पिंग करूं, 2 से 4 को भी करूं, 2 से 5 के भी लूप बैक को पिंग करूं। तो उसके लिए तो जरूरी है राउटर 2 के टेबल में भी इसी तरह 8 लूप बैक आ रहे हो, 3 में भी आ रहे हो, 4 में भी आ रहे हो और 5 में भी आ रहे हो। जाके देखें ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं राउटर 2 पे आया, मैंने कहा जी शो आईपी राउट EIGR, राउटर 1 का अपना लूप बैक आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा। 3 पे आए, शो आईपी राउट EIGRP, बस राउटर 1 का अपना लूप बैक आ रहे हैं दोनों और कोई नहीं आ रहा। 4 पे आए, शो आईपी राउट EIGRP, बस राउटर 1 के लूप बैक आ रहे हैं। 5 पे भी आए, शो आईपी राउट EIGRP, बस राउटर 1 के अपने लूप बैक आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सीधी सादी सी है, आसान सी है, नॉर्मल सी है, बड़ी जेन्युइन है, होना भी ऐसा ही चाहिए था। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते तो चले आप जान लें। हमारे जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर एक फीचर होता है जी जिसको कहा जाता है स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन का क्या काम होता है? स्प्लिट होराइजन का काम ये होता है, लेट से ये राउटर है, उसका ये एक इंटरफेस है, ये राउटर अपने इस इंटरफेस से जो राउटिंग अपडेट रिसीव करेगा वो राउटिंग अपडेट वापस इंटरफेस से, इसी इंटरफेस से कभी वापस नहीं भेजेगा। यानी लेट से एक राउटिंग अपडेट है X, वो उसने अपने इस इंटरफेस नंबर 1 से रिसीव किया, इस X को ये वापस इस इंटरफेस से कभी नहीं निकालेगा। क्यों? हो सकता है यहां पे एक राउटर हो A हो, ये राउटर A ने भेजी थी इसको अपडेट, अगर राउटर B ने अगर अपने इंटरफेस 1 से उसको वापस निकाल दिया तो ये वापस A के पास चली जाएगी जिसने ये अपडेट भेजा था, और वो फीडबैक राउट्स बनना शुरू हो जाएंगे, लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो लूप्स को अवॉइड करने के लिए हर राउटिंग प्रोटोकॉल में ये फीचर मौजूद होता है स्प्लिट होराइजन का, और वो इनेबल्ड होता है। तो वो यहां भी इनेबल्ड है। आप कहेंगे सर ये कहानी यहां कहां से आ गई? क्यों नहीं आ गई? अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो ये जो हमारा राउटर 1 है उसका एक ही टनल इंटरफेस है, टनल 1, जिससे ये राउटिंग अपडेट्स आई थी। राउटर 2 की भी उधर से आई है, 3 की भी, 4 की भी और 5 की भी उधर से आई है। अगर राउटर 2 की अपडेट, ये देखिए ये राउटर 2 की अपडेट आई, यहां टनल 1 से रिसीव हुई। अब आप चाह रहे हैं कि यही वाली अपडेट इसी इंटरफेस से बाहर निकले, टनल 1 से, इसी से बाहर निकले और 3 पे जाए, इसी से बाहर निकले और 4 पे जाए, इसी से बाहर निकले और 5 पे जाए।
तो 2 की अपडेट 3, 4 और 5 पे भिजवाने के लिए उस राउटिंग अपडेट को उसी इंटरफेस से वापस जाना होगा, और स्प्लिट होराइजन ये करने नहीं देगा। लेकिन हम इस सिचुएशन को देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि यहां स्प्लिट होराइजन को इनेबल नहीं होना चाहिए। अगर स्प्लिट होराइजन डिसेबल कराएंगे तो हमारा काम बनेगा। तो यहां पे स्प्लिट होराइजन हम डिसेबल, अच्छा आप कहेंगे सर स्प्लिट होराइजन जहां डिसेबल करा देंगे तो इशू नहीं आएगा। नहीं जी, इशू यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जब राउटर 1 की इस इंटरफेस से ये अपडेट बाहर निकलेगी और 2 पे 3 पे जब जाएगी तो 2 को 2 की अपडेट वापस जाएगी ना, तो 2 पे तो स्प्लिट होराइजन इनेबल है ना, 3 पे तो इनेबल है ना, 4 पे तो इनेबल है ना। मैं वहां तो नहीं, उनको तो नहीं डिसेबल करने लगा। सिर्फ स्प्लिट होराइजन सिर्फ आपने अपने राउटिंग हब पे डिसेबल करनी है, क्लाइंट पे डिसेबल नहीं करनी। जाके सिर्फ उसे अपने राउटिंग आपसे डिसेबल करने। वो कैसे होती है जी, इसके 2 तरीके हैं। आप चाहें तो EIGRP के अंदर जाके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इंटरफेस के ऊपर जाके भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल इंटरफेस वाला तरीका दिखाता हूं। जब हमारी लैब का सवाल आएगा तो उसमें इसका मुतबादिल तरीका भी सिखा दूंगा। मैं राउटर 1 पे आया, इंटरफेस टनल 1 में आया और मैंने कहा जी नो IP स्प्लिट होराइजन, स्प्लिट होराइजन को नो कर दो फॉर EIGRP। क्या है जी EIGRP 1 2 3 4, हमने यही रखा, सब पे यही रखा हुआ ना 1 2 3 4 ये। वो रीसिंक हुआ है EIGRP दोबारा, क्यों एट्रीब्यूट चेंज किया आपने EIGRP का। लेकिन EIGRP का भी एट्रीब्यूट चेंज करने से ये दोबारा वो फ्लैप करना नहीं शुरू कर देगा, ये स्टेबल रहेगा। अगर कोई फ्लैपिंग रहे अप डाउन तो दोबारा बाउंस करा दें, एकदम सेट हो जाए। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, इट इज फाइन। इसका नतीजा क्या निकलेगा, राउटर 2 पे जाए, ये राउटर 2 का पुराना राउटिंग टेबल नजर आ रहा है, दोबारा वही कमांड पहले वाली दिया, पहले और अब में फर्क देखें, सब आ गए राउटर 2 के पास। लेकिन आए सब के सब कहां से है, विया 1। राउटर 3 पे जाए, शो IP राउट EIGRP विया 1, सब आ गए। राउटर 4 पे जाए, शो IP राउट EIGRP, सब आ गए विया 1। 5 पे शो IP राउट EIGRP विया 1, सब राउटर 1 के थ्रू, जो कि हब है, सब उसके थ्रू आ गए। होना भी ऐसे ही चाहिए था, ठीक है जी। और अब क्या राउटर 5 राउटर 2 से 3 से 4 से बाकियों से बात कर सकता है, कर सकता है, क्यों, उसके राउटिंग टेबल में एंट्री। लेकिन सर अब एक आखिरी चीज इसमें बाकी रह गई, हम फेज 1 पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। DMVPN राउटिंग का फेज 1। राउटर 5 का पैकेट अगर मैंने राउटर 2 पे भेजना है, चला तो जाएगा इसके पास, है ना, चला तो जाएगा। लेकिन वो पहले किसके पास जाएगा, 1 के पास। पहले वो 1 पे जाएगा, फिर 1 से वो रीडायरेक्ट होके जाएगा किसके पास, राउटर 2 के पास। आप इसको जरा ट्रेस भी करें ना, अगर ट्रेस 10.2.2.2 और आगे न्यूमेरिक लिख दें ताकि ये जल्दी हो जाए। तो पहले 1 पे गया, फिर 2 पे गया। और ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई रेजोल्यूशन करने गया था और दोबारा डायरेक्ट चला जाएगा, नहीं, हमेशा ऐसे ही जाएगा, ठीक है। एंड इट इज नॉर्मल, ये राउटिंग बिहेवियर ही नेचुरली ऐसा ही है कि आप मिसाल के तौर पे ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है और ये राउटर 3 है, और यहाँ पे एक नेटवर्क है लेट से X। तो आप जब इस X को एडवर्टाइज कराएंगे किसी प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ से, तो ये एडवर्टाइज होके 2 पे आएगा, X इसके टेबल में आएगा और इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या लिखा होगा, 1। यहां से X एडवर्टाइज होके 3 पे आएगा तो X इसके टेबल में आ जाएगा और नेक्स्ट स्टॉप क्या लिखा होगा इसका, 2। राउटर 2 जब 3 पे भेजेगा तो 3 का नेक्स्ट स्टॉप 2 बनेगा, 2 का नेक्स्ट स्टॉप 1 बनेगा। 3 का नेक्स्ट स्टॉप X के लिए 2 है, 2 का नेक्स्ट स्टॉप X के लिए 1 है। ऐसा ही होता है ना। तो आप अपनी इस तस्वीर में भी देखें, ऐसा ही तो हो रहा है। हमारे केस में तस्वीर यूं है ना, राउटर 2 से एडवर्टाइज होके 1 पे आया तो 1 के लिए नेक्स्ट स्टॉप कौन बना, 2। 1 ने उसको 3 में भेजा तो 3 के लिए नेक्स्ट स्टॉप कौन बनेगा, 1। तो वो 1 ही बन रहा है। और ट्रैफिक 3 से 1 पे आएगी, 1 से 2 पे आएगी। इट इज नॉर्मल राउटिंग, नॉर्मल है, ये कोई अजीब नहीं हो गया, इट इज क्वाइट नॉर्मल। हमें अब इस पे एक इतराज है छोटा सा इस पूरे सिलसिले में। इसके फायदे भी हैं, ठीक है जी। ये जो इम्प्लीमेंट हो गया ना, ये इट वाज फेज 1। अब इसके फायदे और नुकसान पे बात करनी है। इसका फायदा यह है, कोई भी स्पोक दूसरे स्पोक से डायरेक्ट कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता।
एक स्पोक की ट्रैफिक हब से गुजर के दूसरे स्पोक पे जाएगी। इसका फायदा हम क्या उठा सकते हैं? इसका फायदा हम ये उठा सकते हैं, आपने अपनी जब ये लैब सॉल्व कर रहे थे ना, तो पिछले दिनों किसी सवाल में एक लफ्ज आया था, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, और वो गालिबन राउटर 20 के बारे में कहा गया था। पता होना क्या, हमारी लैब में हमारे जितने भी VRF है ना, वो 5 रंग याद है, पांचों R20 पे जाते हैं। पहले R20 से फिर आगे जिधर भी उन्होंने जाना होता है वो जाते हैं, यानी R20 को हाथ लगा के वो जाते हैं। और इसीलिए उसने कहा था जी मैंने राउटर 20 पे वो जो भी सेनोजे थी या जो भी थी, मैंने वहां पे सिक्योरिटी सेंट्रलाइज सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की नहीं है, तो इस वजह से सब वहां से गुजर के जाते हैं। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इन स्पोक्स के बारे में, तो तब तो ये अच्छा है। यानी आप चाहते हैं एक स्पोक दूसरे, यानी राउटर 2 राउटर 5 से ना बात कर सके, तो आप उसके लिए राउटर 1 पे पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। राउटर 2 राउटर 1 पे तो आ जाएगा, 1 से 3 पे भी चला जाएगा, 4 पे भी चला जाएगा, लेकिन 5 पे जाने से हम रोक देंगे उसको अगर हम चाहें तो हमारे पास कंट्रोल आ गया ना हब के पास कि कौन किससे बात कर सकता है और कौन किससे नहीं। तो ये हमारे लिए फायदा है। अगर आपको सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है तो DM VPN राउटिंग फेज 1 इज बेस्ट फॉर दैट, बेहतरीन है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना तो फिर इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। वो कैसे? एक तो राउटर 1 बॉटलनेक बन रहा है, सारे पैकेट पहले राउटर 1 पे ही आने हैं, कंजेशन हो सकती है, क्यूज लंबी लंबी बन जाएंगी, वहां रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस के इश्यूज आ सकते हैं। इसी तरह सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बनता है, राउटर 1 डाउन हो गया तो सब फारिग, ये भी एक नुकसान है इसका। ठीक है जी, तो इसको हब एंड स्पोक कहते हैं जी, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी कह लें इसको आप, और दिस इज कॉल्ड DM VPN फेज 1। इसका एक फायदा है और नुकसान भी है। दूसरा, एक तो नुकसान ये मैंने क्वालिटी ऑफ सर्विस के इश्यूज बताए हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बताया, एक और इसमें एक होती है राउटिंग, पता क्या होती है? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, ऑप्टिमल पाथ चूज करना सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने का, शॉर्टकट बेस्ट पाथ। लेकिन यहां बेस्ट पाथ तो नहीं चूज हो रहा, आप लंबे रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, जो रास्ता अच्छा ना हो तो उसको कहते हैं सब ऑप्टिमल राउटिंग। ये लफ्ज मैंने अपने वो MPLS की वीडियोस में भी इस्तेमाल किया हुआ है। एक ऑप्टिमल राउटिंग होती है, यानी राउटिंग का मतलब ही है ऑप्टिमल, और सब ऑप्टिमल का मतलब है कि आपने बेहतरीन रास्ता चूज नहीं किया। तो सब ऑप्टिमल राउटिंग भी इसका डिसएडवांटेज है। तो ये फेज 1 है जिसमें फायदा भी है नुकसान भी है। तो इट इज अप टू, अच्छा जी ये 3 फेज पढ़ाने हैं ही 3, तो ये जो 3 फेज हमने अभी डिस्कस करने हैं, इनमें जी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अगर फेज 2 इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, आप फेज 3 इस्तेमाल करेंगे तो वो रिकमेंडेड और बेस्ट है, या फेज 1 इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं। ये आप अपने कंपनी की पॉलिसीज के लिहाज से, अपनी मर्जी के लिहाज से जो भी फेज इंप्लीमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं फेज 2 पे। अच्छा, या तो देखिए 2 ही सूरतें हैं, तीसरी तो सूरत ही कोई नहीं है। या तो स्पोक की ट्रैफिक दूसरे स्पोक पे हब के थ्रू जा सकती है, या फिर डायरेक्ट चली जाए, और तीसरी तो कोई वजह ही नहीं है, तीसरा तो कोई सीन ही नहीं निकलता ना। तो अब यही होगा कि आप एक स्पोक से डायरेक्ट चले जाइए दूसरे स्पोक पे, क्योंकि आप जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? पांचों की पांचों डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये चीज तो हमने पहले स्टैब्लिश कर ली थी, तो यार डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है जी, तो अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें राउटिंग ऐसे करानी पड़ेगी कि वो जाए। तो अब मैं उसके लिए क्या करूं आपको बताता हूं। नहीं, मैं उसके लिए क्या किया जाएगा, फेज 2 इंप्लीमेंट करने लगे जी, हम फेज 2 इंप्लीमेंट करने लगे। फेज 2 में अब होगा क्या, लेट्स से ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है। जरूरी नहीं है मैं 5 राउटर बना के समझाऊं, 2 पे भी बात समझ आ सकती है। दरमियान में इंटरनेट है, इस तरह से ये कनेक्टेड है आपस में। राउटर 2 से अपडेट एडवर्टाइज होती है 1 पे आती है, 1 उसको 3 पे भेज रहा है। अभी तो यही हो रहा है ना, इस वक्त ये हो रहा है। राउटर 3 को कौन कहता है कि ये जो X है, चलो हमारे केस में X लेट से 10.2.2.2 है, तो ये 10.2.2.2 राउटर 3 के राउटिंग टेबल में जब आता है तो इसका नेक्स्ट स्टॉप होता है राउटर 1, ऐसे ही है। ये राउटर 3 को किसने बताया कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप राउटर 1 है? राउटर 1 ने खुद बताया। 1 अपडेट 3 को भेज रहा है और 1 कह रहा है नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ, मैं हूं तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप।
राउटर 1 को नेक्स्ट हॉप 2 नजर आ रहा था, लेकिन 3 को 1 नजर आ रहा है, क्योंकि 1 3 को कह रहा है तुम्हारा नेक्स्ट हॉप मैं हूं, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। ये नेक्स्ट हॉप सेल्फ का लफ्ज आपने आज तक तो बीजीपी के अंदर ही सुना है इकट्ठा इस तरह से, ठीक है जी। तो ये बाकी प्रोटोकॉल के अंदर भी ये लफ्ज आ सकता है इस तरीके से। यानी राउटर 1 अगर राउटर 3 को कह रहा है कि मैं तुम्हारा नेक्स्ट हॉप हूं, तो वो ये कहना छोड़ दे, फिर काम हमारा आसान हो जाएगा। लाइक राउटर 2 से ही इधर आया ना 10.2.2.2 और आगे था नेक्स्ट हॉप 2। राउटर 1 में तो 2 से इस तरह से आ रहा है ना। राउटर 1 ने जब रिसीव किया इसको, तो नेक्स्ट हॉप कौन था? राउटर 2। तो राउटर 2 इसका नेक्स्ट हॉप अनचेंज्ड ही रहने दे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ ना करे, अनचेंज्ड ही आगे भेज दे। तो अगर ये अनचेंज्ड ही आगे भेज देगा तो 3 को नेक्स्ट हॉप क्या नजर आएगा? राउटर 1 की बजाय राउटर 2। अब आप बताएं क्या राउटर 2 राउटर 3 के लिए डायरेक्ट रीचेबल नहीं है? है। क्यों? डीएम वीपीएन पहले एस्टैब्लिश्ड है। तो राउटर 3 से राउटिंग अपडेट किसके पास जाना शुरू हो जाएंगे? राउटर 2 डायरेक्ट जाना शुरू हो जाएंगे, राउटर 1 पे जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा हो जाए स्पोक टू स्पोक डायरेक्ट राउटर पैकेट फॉरवर्डिंग शुरू हो जाए तो इट इज कॉल्ड डीएम वीपीएन राउटिंग फेज 2। अच्छा, अब ये स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन पॉसिबल किसकी वजह से हुई है? इस सारा चक्कर किसकी वजह से चला है? EIGRP की वजह से। राउटर 1 पे जो EIGRP चल रहा है उसने ये कहना शुरू कर दिया है अपने बाकी राउटर्स को कि नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करना, मैं नेक्स्ट हॉप सेल्फ नहीं हूं। तो ये सारा आपने एस्टैब्लिश EIGRP को मैनिपुलेट करके किया है। अब आपको याद है वो कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, MPLS की वीडियोस देखने के बाद सेफ, फिब, रिब, कंट्रोल प्लेन में रिब बनती है, डेटा प्लेन में फिब बनती है। जो रिब में बेसिकली आपका राउटिंग टेबल होता है, नीचे फिब में वो प्री बिल्ड कैश भी हो सकती है, ऑन डिमांड कैश भी हो सकती है। अगर प्री बिल्ड कैश हो तो उसको सेफ कहते हैं, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, यानी फिब में सेफ है। राउटिंग प्रोटोकॉल और उससे बनने वाला टेबल, इसका ताल्लुक कंट्रोल प्लेन से है कि डेटा प्लेन से है? कंट्रोल प्लेन से है। तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स बिलोंग्स टू कंट्रोल प्लेन और राउटिंग ऑल राउटिंग टेबल्स बिलोंग्स टू कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन में पहले चेंज आती है तो फिर वो नीचे कॉपी हो जाती है डेटा प्लेन में। कंट्रोल प्लेन बदलता है तो उसी के लिहाज से डेटा प्लेन भी बदल जाता है। यानी अभी अगर हम देखें तो हमने कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दोनों को मैनिपुलेट किया फेज 2 अचीव करने के लिए। ऐसा ही है, पहले कर तो ले, वैसे अभी तो जुबानी किया हमने कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, पहले जरा कर लेते हैं। यानी क्या होने लगा है? कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दोनों बदलने लगे हैं। और कौन बदलवाने लगा? EIGRP। राउटर 1 पे आए, बचत हो गई है, इंटरफेस टनल 1, यहां पे आके मैं कहने लगा हूं नो IP नेक्स्ट हॉप सेल्फ फॉर EIGRP 1 2 3 4 5। यानी मैंने राउटर 1 पे कह दिया जी EIGRP 1 2 3 4 5 के लिए मैंने नेक्स्ट हॉप सेल्फ नहीं बनना। मेरे पास जो अपडेट आएगी मैं उसे एज इट इज अपने स्पोक्स के पास भेज दूंगा। जो उनका अपना नेक्स्ट हॉप होगा, जो नेक्स्ट हॉप मुझे मिलेगा, मैं उसको अनचेंज्ड आगे भेज दूंगा। नहीं, अब मैं दिखाता हूं ना। अब राउटर 2 का पुराना राउटिंग टेबल याद है? ये इसमें सबका नेक्स्ट हॉप कौन है? 1 है ना। अब देखें फिर भी जा तो रहा है ना हमारे पास। अब क्या करने, अब क्या करने जाएगा? नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा, पैकेट नहीं जाएगा। वो हेलो पैकेट अलग चीज होती है EIGRP का नेबर रिलेशनशिप बनाते हुए, लेकिन पैकेट तो नहीं जाएगा। यूजर का पैकेट तो अलग चीज है ना, यूजर डेटा तो वहां से नहीं जाएगा। अब उसने क्यों जाना? आप देखें जरा एक दफा, शो IP राउट करें, आगे EIGRP करें, पहले और आप में फर्क देखें क्या है। राउटर 2 में जो जिसका एक्चुअल नेक्स्ट हॉप है वो उसी के पास जा रहा है। अच्छा, अभी 1 मिनट, जो आप बात कर रहे थे मैं उसको भी क्लियर करता हूं। मैं कहता हूं ट्रेस राउट 10.2 पे होना तो 5.5.5 10.5.5.5 पे किसने जाना है? इसका नेक्स्ट हॉप लिखा हुआ है आगे, ये लिखा हुआ है, ये प्राइवेट IP है। इसका पब्लिक IP 2 को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। उसके लिए इसे
हब के पास नहीं, वो एज हब नहीं उसके पास जाएगा, वो एज एनएचएस उसके पास जाएगा रेजोल्यूशन के लिए कि मुझे इसका पब्लिक आईपी बताओ। तो वो पहली दफा तो जाएगा, जाने दें उसको, एक दफा होके आने दें। या अगर उसे पहले से ही पता है इसका तो शायद ये पहली दफा भी नहीं जाएगा। नहीं गया, सीधा 5 पे गया, क्योंकि वो ऑलरेडी मैपिंग मौजूद होगी। ठीक है, तो अब ये पहली दफा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट किया, देख लें 1 पे नहीं गया, दोबारा करके देख लें, हमेशा इसी तरह से डायरेक्ट जाएगा। यानी सारे स्पोक से एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था 2 काम हो सकते हैं, या स्पोक से पैकेट डायरेक्ट दूसरे स्पोक पे जाएगा, या स्पोक से हब पे जाके फिर दूसरे स्पोक तक पहुंचेगा, और बेहतरी कुछ नहीं हो सकती। तो ये तो फेज 2 था। फेज 2 अचीव किया आपने स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन को EIGRP मैनिपुलेट करके, और EIGRP ने कंट्रोल और डेटा प्लेन दोनों में थरथली मिला दी, चेंज कर दी। अब फेज 3 में क्या हो जाएगा बढ़िया, और क्या हो सकता है? याद रखिएगा फेज 2 और फेज 3 की आउटपुट सेम है, आउटकम इज सेम। होना उसमें भी स्पोक टू स्पोक ही है, लेकिन ये काम आप EIGRP से नहीं करवाएंगे। ये काम आप फेज 3 में आप EIGRP को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और EIGRP को अगर आपने शामिल ना किया तो फिर कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन ही, कंट्रोल प्लेन में चेंज नहीं आएगी। अच्छा, आप कहेंगे कंट्रोल प्लेन में नहीं आएगी तो डेटा प्लेन में भी नहीं आएगी, होता तो ऐसे ही है जनाब। फेज 3 में हमको ऐसा चक्कर चलाने लगे हैं कि कंट्रोल प्लेन अपनी जगह कायम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। हम डायरेक्ट डेटा प्लेन को ओवरराइड कर देंगे, हम डायरेक्ट डेटा प्लेन को चेंज कर देंगे। फॉरवर्डिंग प्लेन नीचे जो फिब है, जो सेफ टेबल है, उसमें चेंजेस कर देंगे। और आप जानते ही कि पैकेट जो है, पैकेट ने तो डेटा प्लेन से फॉरवर्ड होना होता है, वो तो जाते ही नहीं है कंट्रोल प्लेन में। सेफ अगर पढ़ लिया था आपने तो पैकेट तो हमेशा डेटा प्लेन से ही जाता है, उसने कंट्रोल प्लेन पे क्या करने जाना है। जब वो जाया करता था तो वो तो दौर था प्रोसेस स्विचिंग वाला, वो तो खत्म हो गया है। अब तो फ्रेम तो डेटा प्लेन से फॉरवर्ड होता है। अब वो जब डेटा प्लेन से कंट्रोल प्लेन में जाता था, फॉरवर्ड नहीं हो जाता था कंट्रोल प्लेन से, पढ़ के नीचे आता था वापस, फिर आगे जाता था। अब तो डेटा प्लेन से आता है, वहीं पढ़ता है, वहीं से आगे निकल जाता है पैकेट आपका। तो कंट्रोल प्लेन में कोई चेंज नहीं आएगी, चेंज आएगी डेटा प्लेन में। लेकिन याद रखें फेज 2 के ऊपर फेज 3 कन्फिगर नहीं होता, आपको फेज 2 पहले खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस टनल 1, ये जो आपने कमांड दी थी ना, इसके शुरू से अब नोट आ दें। यानी अब आप दोबारा कहना शुरू हो गए IP नेक्स्ट ऑप्शन, मैं ही नेक्स्ट ऑप, दोबारा ये फेज 1 में वापस चला गया अगर आप गौर करें तो। और इसके बाद जाके आप जरा चेक भी कर लें एक दफा, ये राउटर 2 पे शो IP राउट EIGRP करके दोबारा से नेक्स्ट ऑप सारों के लिए 1 हो गया। हम फेज 1 में वापस आ चुके हैं, हम फेज 1 में वापस आ चुके हैं। ठीक, अच्छा अब इसके आगे आपको क्या करना होगा जब आप वापस आ गए यहां पे? तो अब फेज 3 DMVPN फेज 3, मैंने इसमें क्या क्या अल्टीमेटली आउटपुट तो सेम है स्पोक टू स्पोक। उसके लिए करना क्या है? कंट्रोल प्लेन में चेंज नहीं करना, डायरेक्ट डेटा प्लेन को चेंज कर देंगे। आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप बस यही आप यही कह सकते हैं कि फेज 3 का फायदा ये है, उसमें दोनों प्लेन्स को मैनिपुलेट करना पड़ता है, इसमें एक ही होगा। यानी आपको कंट्रोल प्लेन के लिए कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, आपके थोड़े से रिसोर्स कम इस्तेमाल होंगे, थोड़ा सा ज्यादा ये फास्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेन्स को चेंज, पहले एक प्लेन चेंज होता है फिर उसका इंपैक्ट दूसरे पे आता है, इसमें वक्त लगेगा। और जब डायरेक्ट डेटा प्लेन ही ओवरराइड हो जाएगा तो ये फास्ट भी हो जाएगा और रिसोर्सेज का भी कदरे इस्तेमाल कम हो रहा होगा। तो ये आप एडवांटेज समझ सकते हैं फेज 3 का ओवर फेज 2। सवाल ये है कि चले आप करेंगे तो ये, लेकिन टूल भी तो चाहिए ना इसके लिए। आपने फेज 2 के लिए जो टूल इस्तेमाल किया वो EIGRP था, EIGRP के कंधे पे बंदूक रख के चलाई है ना। तो फेज 3 में कौन सा टूल होगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप डेटा प्लेन में डायरेक्ट चेंजेस कर लेंगे? तो वो टूल आपका जाना पहचाना हर दिल अजीज NHRP ही है, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सर NHRP हमारे लिए ये काम कैसे कर सकता है? वो क्यों करेगा और कैसे करेगा? मैं बताता हूं वो कैसे कर सकता है। उसके लिए फिर एक डायग्राम बना के हमें सिचुएशन डेवलप करनी पड़ेगी। लेट्स से ये राउटर 1, ये राउटर 2, ये राउटर 3,
राउटर 1 की पहली हैसियत NHS, ये NHC, ये NHC, राउटिंग का ये हब है, राउटिंग के ये स्पोक्स हैं। लेट से मैंने इसका जो लूपबैक है 10.2.2.2 और इधर से इसका लूपबैक है 10.3.3.3। इसके लूपबैक से 3 के लूपबैक को पिंग करना है। मेरा डेस्टिनेशन क्या है जी? 10.3.3.3। फिलहाल पैकेट ने कहां से कहां जाना है? पैकेट ने यहां से निकलना राउटर 1 पे ही आना है, जो अभी की सूरत हाल है। राउटर 1 पे आ गया, राउटर 1 ने उससे सवाल पूछा एक कि जाना कहां जा रहा है, पूछेगा, वो कहेगा मैंने जाना है 10.3.3.3। आप खुद बताइए, क्या राउटर 1 को पता है 10.3.3.3 पे कैसे जाना है? पता है। और क्या पता है कि 10.3.3 पे जाने के लिए तुम 192.168.1.3 पे चले जाओ। और क्या राउटर 1 को यह पता है कि ये 192.168.1.3 पे जाने के लिए पब्लिक आईपी क्या है? 3.1.1.1। ये पूरा चैप्टर जो है ये राउटर 1 को पता है। जब ये पैकेट राउटर 1 के पास आता है, जब ये पैकेट राउटर 1 के पास आता है, तो राउटर 1 ये रियलाइज नहीं कर लेगा कि यार ये 2 से ये पैकेट, सोर्स भी तो नजर आ रहा है ना, 2 से ये पैकेट आया है और जाना ये यहां 4 है 3 के पास। तो हम तो एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क का हिस्सा है और ये मल्टी पॉइंट है। तो 2 और 3 ने अगर आपस में बात करनी है तो वो डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। मेरे पास है, नहीं आई जा रहे तंग करने के लिए, मेरा सर खाया हुआ इन दोनों ने। तो राउटर 1 कहता है मैं ना इनसे जान छुड़वाता हूं अपनी। राउटर 1 क्या कहेगा, ये जिसने पैकेट भेजा था 2 ने, राउटर 1 2 को ना एक रिप्लाई भेजेगा। मैं अभी नाम भी बताता हूं इन सारी चीजों। राउटर 1 2 को एक रिप्लाई वापस भेजेगा। वो कहेगा भाई आज के बाद तूने अगर 10.3.3.3 पे जाना है तो याद रख तेरा नेक्स्ट स्टॉप ये है और इस पे जाने के लिए पब्लिक आईपी 3.1.1.1 है। और वो उसको कहेगा अगर तुझे ये बात पता लग जाए तो क्या तुझे आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत है? नहीं है। यानी राउटर 2 ने अगर 3 पे जाना है तो उसको नेक्स्ट स्टॉप अगर ये दे दिया जाए और फिर उस नेक्स्ट स्टॉप तक जाने का पब्लिक आईपी भी बता दिया जाए, रेजोल्यूशन भी बता दी जाए, तो अब 2 को अगर ये बात पता लग जाए तो 1 पे जाने की कोई वजह बाकी बचती है? नहीं। ये जो 1 की तरफ से धमकी आई है या जो उसने समझाया है, इसका इंपैक्ट राउटिंग टेबल पे नहीं आएगा राउटर 2 के, सीधा डेटा प्लेन पे आएगा। यानी ये जो ऊपर से मैसेज आया ना, इसका नाम भी है, मैं बताता हूं। ये जो ऊपर से मैसेज आया इसका असर किस पे होगा? जाके सीधा डेटा प्लेन चेंज हो जाएगा। इस मैसेज का नाम क्या है? बेसिकली देखा जाए तो राउटर 1 जो है ना वो 2 को 3 की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है आइंदा के लिए। वो कहता है आज तो तू आ गया मेरे पास, आइंदा नहीं, आइंदा जाने तो ये रास्ता मैंने तुझे समझा दिया है, ये याद रखना आप तुम। 1 2 को 3 की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है परमानेंटली, हमेशा के लिए। मेरे पास ना आना, सीधा जाओगा। तो ये जो मैसेज भेजा है NHS ने NHC को, इस मैसेज का नाम है NHRP रीडायरेक्ट मैसेज, NHRP रीडायरेक्ट मैसेज। और अगर NHC ने यानी राउटर 2 ने इसे कबूल कर लिया तो उसके पास 2 को 3 से पे जाने का शॉर्टकट पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? शॉर्टकट। 1 2 को शॉर्टकट बता रहा है और 2 को वो शॉर्टकट एक्सेप्ट करना है। इसी तरह जब 3 2 से बात करने की ख्वाहिश करेगा, जब 3 का पैकेट 1 पे जाएगा और लिखा होगा मैंने 10.2.2.2 पे जाना है, तो राउटर 1 को तो पता है कि उस पे जाने का रास्ता क्या है और उस पे जाने का पब्लिक आईपी भी पता है। तो वो राउटर 1 राउटर 3 को भी कहेगा आज तो तू मेरे पास आ गया है, आइंदा ना आना, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं वहां पे जाने का, सीधा जाओ, उसके बाद मेरे पास क्या लेने आते हो? डीएमवी पिन बनाने का फायदा उठाओ। तो राउटर 1 3 को भेजेगा रीडायरेक्ट मैसेज जिसमें क्या होगा? शॉर्टकट, एंड राउटर 3 हैज टू एक्सेप्ट दैट शॉर्टकट। तो
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमें करना क्या है, राउटर 1 पे कुछ ऐसा करना है कि NHRP रीडायरेक्ट मैसेज भेजना शुरू कर दे और 2 और 3 जो NSC है वो इसको इस शॉर्टकट को रिसीव करना शुरू कर दे, एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। बस यानी एक कमांड राउटर 1 पे होगी और एक कमांड NHCs पे भी होगी, 2, 3, 4 और 5 पे भी होगी। और वो कमांड क्या है अभी बताता हूं। राउटर 1 पे आए, इंटरफेस टनल 1 में कमांड है जी IP NHRP रीडायरेक्ट। यानी आज से इसके पास कोई पैकेट आया ना तो ये उसको कहेगा भाई मैं तू ठहर जा, आज के बाद नहीं मेरे पास, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन मैं नहीं हूं ना, मेरे पास आना ना, जिधर जाना खुद जाओ, उसके मैं तुम्हें रास्ता बता रहा, मदद कर देता हूं तुम्हारी, मेरी जान छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, खुद बात करो आपस में, मुझे बीच में मत लाओ, मत घसीटो। अच्छा, अब राउटर 1 क्या है, वो राउटर 1 इज रेडी टू सेंड रीडायरेक्ट मैसेजेस, लेकिन राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5 रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो उनको कैसे तैयार करना है, उनके टनल इंटरफेस पे जाएं, IP NHRP शॉर्टकट, राउटर 3 पे जाए, यानी उसको क्या भाई तुमने अब आज के बाद शॉर्टकट से जाना है। IP NHRP शॉर्टकट, इंटरफेस टनल 1 IP NHRP शॉर्टकट, इंटरफेस टनल 1 IP NHRP शॉर्टकट। बस कर दिया। ये था DMVPN का फेज 3 जो इंप्लीमेंट हो चुका है। अब इसकी आउटपुट को जरा समझ लें। मैं राउटर 2 पे आया, शो IP राउट, EIGRP कर लें या शो IP राउट कर लें, आपके सामने है। सबका नेक्स्ट स्टॉप अभी भी 1 ही है। कोई चेंज आई राउटिंग टेबल में? नहीं आई, राउटिंग टेबल में कोई चेंज नहीं आई। अच्छा, अभी फिलहाल आप जरा शो IP सेफ की कमांड दें, शो IP सेफ, ये फिर नजर आएगी आपको भी। 10.2.2 पे राउटर 2 पे बैठा हुआ हूं और 10.3.3.3 पे जाने का अभी फिलहाल नेक्स्ट स्टॉप राउटर 1 ही नजर आ रहा है ना। अभी देखिएगा जरा, मैंने कहा था पहली दफा जाना पड़ेगा, पैकेट जब पहला जाएगा तो कहेगा आइंदा ना आना मेरे पास। तो मैं कहता हूं जी पिंग कर ले, चले पिंग से भी काम बन जाएगा। ट्रेस करना है, ट्रेस कर ले, ट्रेस कर ले, आपको पता लगेगा पहली दफा तो ये उधर ही जाएगा। 10.3.3.3 पे जाने के लिए और आगे न्यूमेरिक लिख दें। इसने पहले 1 पे जाना है, वो 1 पे गया फिर 3 पे गया। लेकिन अब ये ट्रेस करने के बाद जरा दोबारा आप पहले शो IP राउट करें। राउटिंग टेबल में अभी भी देख लें क्या है, लेकिन एक चेंज आई है, ये परसेंटेज का साइन नमूदार हो गया। ये देखा 10.3 के लिए, इसका मतलब क्या है, ये देखें नेक्स्ट स्टॉप ओवरराइड। झूठ बोलता है, कहां पे ओवरराइड हुआ है, वही है। यहां ओवरराइड नहीं हुआ, किधर ओवरराइड किया है, सेफ में जाके। तो जरा सेफ को तो देखें, शो IP सेफ। अब देखें 10.3.3 क्या नजर आ रहा है, डायरेक्ट 3 किसने किया है, NHRP ने किया है। तो EIGRP को आपने इन्वॉल्व नहीं किया इस कहानी के अंदर। तो ये था जी आपका DMVPN का फेज 3। और आपके इम्तिहान वाले सवाल में 3.3 में वो सिर्फ आपसे इतनी सी ख्वाहिश का इजहार करता है कि राउटर 17, 18 और 19 के दरमियान DMVPN का फेज 3 इंप्लीमेंट कर दो। और मेरा ख्याल है अब तो वो सवाल पढ़ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने तो 5 डिवाइसेस पे काम कर लिया, वहां सिर्फ 3 है। राउटर 17 हब है, 18 और 19 स्पोक है बस। और प्रोटोकॉल वहां भी EIGRP ही है। लेकिन मैं खुद कराऊंगा क्लास में, क्योंकि उसमें कुछ पैरामीटर्स और भी हैं, वो क्या है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर हम बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। DMVPN इसके बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा, कभी तंग नहीं करेगा जी इंशाल्लाह। और अब आपको पता होगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसे क्या होना है और क्या नहीं होना, अंदर तक की स्टोरी आपको पता लग गई है। तो ये वीडियो जाके आप रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। और प्रैक्टिस खुद एक दफा इस पे भी कर लें तो अच्छा, एक टॉपिक हमेशा के लिए तैयार हो गया। CV में बड़ा बड़ा करके DMVPN फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरह करके आप लिख सकते हैं कि मैंने ये चीज पढ़ी भी हुई है, इंप्लीमेंट भी की है। ये जो आज हमने लैब किया इसके लिए पिछली जितनी है वो कॉन्फ़िगरेशन वो थी पहले से, वो पहले हुई भी है। आप जब डाउनलोड करेंगे ना इसको, वो IOU वाला फाइल, वो जो उसमें वो स्टैटिक राउट भी डले हुए हैं,
पब्लिक आईपी भी कॉन्फ़िगर होंगे। सर अगर IOU में हमने वो खुद से मतलब रिकॉन्फ़िगर करे हैं शुरू से, तो वो इस पे हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अपलोड करने की आप हाँ, करती है। मैंने लेक्चर के शुरू में दिखाया, वहीं से आप, मैंने वो तो वहीं से आपके फोल्डर से डाउनलोड करके चलाई भी है ना। ठीक हो गया, चल तो ये वीडियो आज की यहाँ बंद कर